बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। गपशप विद हिजाब गुल में मैं हूँ आपकी होस्ट हिजाब गुल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मेरी इब्तिदाइया पहले प्रोग्राम से थोड़ा सा हटकर है और उसकी वजह आज एक अजीम और बहुत ही एहसास शख्सियत तारिक अजीज साहब की इंतकाल की खबर जो हमें दोपहर में मिली। वो एक ऐसे इंसान थे जो हमारे घरों में हमारे साथ जैसे रहते थे। हमने होश संभाला तो हमने तारिक अजीज साहब की आवाज़ सुनी। मैं ये कहूँगी कि शायरी में लबो लहजे में मेरे उस्ताद का दर्जा रखते थे। मैं उनसे कभी मिली नहीं थी, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो एक ऐसा उस्ताद था जो घर आकर मुझे पढ़ाते थे, यानी टेलीविजन पे। आज वो हमें छोड़कर चले गए, आज वो रुखसत हो गए। उनको, उनकी बातें हमें हमेशा याद रहेंगी। और सबसे बड़ी खूबी उनकी जो है वो ये थी कि वो शख्स ऐसे जिया जैसे जीने का हक था। अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाए। कोई फील्ड ऐसी नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी ना हो। आवाज की दुनिया में नाम पैदा किया। बल्कि एक जगह कहते हैं कि मैं गाने में भी चला गया। मैंने कहा ये रहना चाहिए, क्योंकि फिल्में किए, ड्रामा किए, कंपेयरिंग की, तो देखो मैं गाना ना छोड़ दूं, लेकिन गाने में जाहिर है कि हर किसी की आवाज नहीं होती। तो अपनी तमाम सलाहियतों को उन्होंने बरोए कार लाया। अपनी सेहत को बहुत अच्छा रखा, जो अल्लाह ताला ने हक एक इंसान का की जान का हक है उसके ऊपर कि अपनी सेहत का ख्याल रखे। सेहत के हवाले से अब हम बात करेंगे। और आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में सूरह इखलास और सूरह फातिहा पढ़ के उनके रूह को इरसाल सवाब जरूर कीजिएगा। और अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसी सिनेरियो में मैं आज इस तकलीफ में हूँ, दुख में हूँ। तारिक अजीज साहब की वजह से एक अजीब सी फीलिंग है, जो किसी के जाने की फीलिंग होती है, घर का कोई करीबी चला जाए। तो हम मैं सोच रही थी, मुझे से ख्याल आ रहा था कि हम अल्लाह ताला की तमाम नेमतें जो हमें उसने अता की, हमने उनका शुक्र अदा करना छोड़ दिया, या सब चीज़ों का शुक्र अदा करना छोड़ दिया। मुख्तसर हम कभी कभार कह देते हैं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सही माना में शुक्र अदा करना जिसे कहते हैं वो हम भूल चुके। हम अपनों के लम्स कुर्ब की जो शिद्दत थी, जो हिद्दत थी, जो जो उसकी जो हम महसूस करते थे, हम उसे भूल चुके थे। तो अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में एक वायरस पैदा कर दिया। तो जो हम मोबाइलों में घुस के वो कुर्ब की लज्जत भूल चुके थे, तो वो बिल्कुल हमारे से दूर होते हैं। अब हमें अपनों से फासला रखना है। हमें कहा जा रहा है कि फासला रखा जाए अपनों के करीब आने से। उनका कुर्ब, उनकी उनकी हिद्दत, उनकी लम्स की जो हिद्दत है उससे महरूम हो गए। और फिर जब हमारी किसी अपने की डेथ हो जाती है, किसी करीबी की डेथ होती है, और हम एक अजियत में होते हैं, एक कर्ब में होते हैं, और उस अजियत कर्ब में हम कुछ भी बोल जाते हैं। तो ऐसे ही मौके पे पहुंच कर हम उन लोगों को जो हमारे फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, हम उन्हें क्या कुछ कहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो हम उन्हें मसीहा भी कहते हैं, और जब हम नाराज होते हैं तो हम उन्हें कसाई भी कहते हैं। तो ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए आज हमारी महफिल में शरीके गुफ्तगू हैं। हमें बहुत ही फेसबुक की दुनिया में तो बहुत से लोग उन्हें जानते हैं और बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी तहरीर के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए डॉक्टरों को सोशल मीडिया पे अच्छी तरीके से डिफेंड किया। इन तमाम हालात में लोगों को ना सिर्फ ये कि वो गाइडेंस करते रहे, इनबॉक्स में गाइड करते रहे, वैसे गाइड करते रहे, बल्कि हर जगह पर आके उन्होंने लोगों को क्लेरिफाई किया। उनके जहनों से जो एक मनफी बातें थी वो दूर की। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ शरीकी गुफ्तगू हैं मयो हॉस्पिटल लाहौर में अभी हाउस ऑफिसर रहे हैं डॉक्टर नवीद खालिद। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं सर। एक थैंक यू सानिहा। फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, तारिक अजीज साहब का जो हादसा है, उनके जाने का जो दुख है वो तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि जी जी। तारिक अजीज साहब तो देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी
हमारे पूरे मुल्क में कोई ऐसा बंदा होगा जो तारिक अजीज साहब को नहीं जानता होगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारी नस्ल, ये सब लोग तो बचपन से तारिक अजीज साहब को देख के ही बड़े हुए हैं ना। आपको जी पता है मीडिया के शोबे में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी उस तरह इज्जत, उनकी पहचान नहीं बन पाती, लेकिन तारिक अजीज साहब ने ना सिर्फ अपनी इज्जत को सामने रखा, बल्कि उनके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत और अच्छा था कि उनके खिलाफ कभी कोई हो ही नहीं सका। और आज जब उन मतलब कि वो दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो कोई, चाहे वो लिबरल है, चाहे कोई मजहबी है, चाहे कोई पढ़ा बिल्कुल। लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, वो सब एक जैसा दुख मना रहे हैं। आपने जी बहुत कम देखा होगा कि किसी के जाने पे इस तरह सारे लोग दुखी हों, वरना अमूमन ये होता है कि हाँ कोई उसके जाने पे दुखी होता है और कोई खुश होता है। लेकिन तारिक जी अजीज साहब एक इतनी हिमायत शख्सियत, इतनी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे कि ही वाज वन ऑफ द माय इंस्पिरेशन इन माय चाइल्डहुड ना। तो बहुत खूबसूरत शख्सियत थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन जो कमी वो आमीन। छोड़ के गए हैं वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, हम आज के जो माहौल, जैसे अब हम दुख में है, कर्ब में है, तो ये कैफियत जब किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका कोई अपना चला जाता है, तो वो बहुत ही उस हालत में डॉक्टर्स से सबसे ज्यादा जो शिकवा उसको डॉक्टर्स के साथ होता है। आप लोग तो फेस भी करते रहते हैं, हाँ जी। तो क्या कुछ फेस करना हाँ पड़ता है? जी, फेस तो बहुत कुछ करना पड़ता है। देखें, सिंपली आप पहले हम डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने जी आज का टॉपिक रखा हुआ है कि डॉक्टर मसीहा हैं या कातिल हैं, तो जी मेरे ख्याल में तो डॉक्टर आम इंसान है। जिस तरह हमारे माशरे में हम सब इंसान एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह डॉक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। और डॉक्टर हम ही इंसानों में से उठ के गए हैं ना। जी तो जितने हमारी कौम में लोगों के करप्ट होने के चांसेस हैं, उतने ही डॉक्टर्स में भी करप्ट होने के चांसेस हैं। और हाँ हमें जी अच्छी तरह पता है हमारी कौम इखलाकी तौर पे किस लेवल पे खड़ी है, हमें उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जी उसके अलावा अब वही सब जब डॉक्टर डॉक्टर बनते हैं, तो फिर डॉक्टर्स में भी अच्छे बुरे हर तरह के लोग तो मौजूद हैं। ना तो वो जी फरिश्ते जी बन जाते हैं, ना वो कसाई बन जाते हैं ना। उनमें कुछ होते हैं जो हाँ इतना अच्छा बिहेव करते हैं कि आने वाले खुश हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं अच्छा बिहेव करते, इसमें भी कोई शक नहीं जी है। लेकिन ये बात जो दुख को कबूल करने वाली है ना, कि वो जो डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, उसकी थोड़ी-सी ना हकीकत समझने की वो ज़रूरत है। इंसानी नफ्सियात का हम थोड़ा बहुत मुताला इंसानी नफ्सियात का भी करते हैं ना मेडिकल में। जी। तो हेलो। इंसानी नफ्सियात का एक तरीकाकार है किसी भी चीज़ को कबूल करने का। जब कोई इंसान दुखी होता है, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। रुक गई थी, अब आ रही है। हाँ जी, जब कोई जी, जी, जब कोई इंसान किसी दुःख की हालत में होता है और वो जितना बड़ा दुःख होगा, उसको कबूल करने में वो उतना ही वक़्त लेगा। और किसी दुःख को जी कबूल करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इंसानी उसकी नफ्सियात की ना। तो उनमें जो पहली स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है, तीसरी स्टेज होती है, उन सब स्टेजेस से गुज़र के इंसान उस दुःख को कबूल करता है। उन स्टेजेस में से एक होती है डिनायल की स्टेज, जिसमें इनका इंसान इनकार करता है कि ये दुःख नहीं मुझे मिल सकता, या किसी के चले जाने का, किसी चीज़ के खो जाने का जो दुःख है, ये मुझे नहीं मिल सकता। वो चीज़ या वो शख्स नहीं खो सकता ना, वो नहीं जा सकता। किसी की डेथ का कर लें, तो उस शख्स की डेथ हम्म नहीं हो सकती, ये डिनायल फ़ेज़ होता है। उन्हीं फ़ेज़ेज़ में हम्म से एक होता है इश्तियाल का फ़ेज़, जिसमें इंसान को गुस्सा आता है। और जब गुस्सा हम्म आता है, तो उसने किसी न किसी को पॉइंट आउट करना है कि ये इस बंदे का कसूर था, जिसकी वज़ह से मुझे ये दुःख सहना पड़ा है। अब हम्म हॉस्पिटल्स में जब किसी पेशेंट की डेथ होती है, तो सबसे आसान जो हमारे पास विक्टिम होता है, वो डॉक्टर ही होता है। तो इसलिए हम्म जब भी किसी का कोई भी वो मरता है, तो मोस्टली डॉक्टर पे इल्ज़ाम तो लगाया जाता है, ये तो आम सी बात है, आपने भी देखा होगा। हम्म, देखिए, हर इल्ज़ाम जी झूठा भी नहीं होता, कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी हैं जिनमें शायद थोड़ी बहुत सच्चाई भी इस तरह की होती है कि डॉक्टर्स बतौर इंसान कई जगहों पर शायद उतनी केयर नहीं कर पाए होंगे जितनी उन्हें करनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स हाँ इतने जी अच्छे नहीं होंगे कि उन्होंने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, उन्होंने की होगी। लेकिन जी ओवरऑल जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो अगर वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो मरीज़ को बचाने के लिए बैठा हुआ है। मतलब उसका काम नहीं है कि उसने मरीज को मारना है। मरीज को मारना होता तो वो वहाँ क्यों बैठा होता ना। और हमारे यहाँ जी पर मतलब प्रॉपर वो अगर किसी मरीज की डेथ होती है, तो उसका बकायदा बाद में वो रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, बाद में चेक किया जाता है कि किसी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से तो नहीं हुआ ना। चेक एंड बैलेंस होता है प्रॉपर। जी लेकिन आजकल असल में ज्यादा इल्जामात इस वजह से लग रहे हैं कि आजकल कोरोना की वजह से वो पेशेंट जो क्रिटिकल होने लगते हैं, वो बाज़ औक़ात एकदम क्रिटिकल होके उनकी डेथ होती है, जिसकी वजह से उनके अटेंडेंट्स के लिए उस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
कि हमारा जो पेशेंट है जिसको हम लाए थे तब उसकी जान जी को खतरा नहीं लग रहा था, तो उसकी एकदम कैसे जान चली गई। लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टर ही जान पाता है कि अंदर उसके कितना वो नुकसान हो चुका था ना। तो जी। इस वजह से उनके लिए कबूल करना मुश्किल हो जाता है, वो डॉक्टर को मतलब कि विक्टिमाइज करके उस पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है कि पिछले दिनों एक किसी ने पोस्ट लगाई थी कि उनके पेशेंट डेथ इस वजह से हो गई थी कि डॉक्टर्स ने बेड खाली करने का कह दिया था, कहा था कि ये ठीक हो गया, इसको ले जाए। क्या ये जो बेड खाली कराने वाली सिचुएशन होती है, ये सिर्फ डॉक्टर ही का डिसीजन होता है, या इंतजामिया जो हॉस्पिटल इंतजामिया होती है वो भी कहती है कि अब इस पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें, बहुत हो गया? नहीं, जो डिस्चार्ज करने का फैसला है वो डॉक्टर का ही होता है। लेकिन जो अच्छा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इतना ज़्यादा रश होता है कि जब हमें लगता है कोई पेशेंट थोड़ा सा बेहतर हो रहा है तो हम उसे डिस्चार्ज करने की तरफ जाते हैं ना, ताकि उसे डिस्चार्ज किया जाए और वहाँ से जाए ताकि बेड खाली और अगला पेशेंट आ सके। मैंने न्यू हॉस्पिटल में काम किया है तो मैं वहाँ पर मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि हमारे पास जितने बेड होते हैं वो सारे उन पे डबलिंग हुई होती है, हर बेड पे 2-2 मरीज़ होते हैं। जी। और बाज़ हमें मिन्नतें कर करके दूसरा मरीज़ लिटाना पड़ता है क्योंकि मरीज़ वो जो पहले वाला होता है वो राज़ी नहीं हो रहा होता ना। तो हम्म। बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने खुद बड़ी मिन्नतें की हैं। एक दिन तो मेरा गला बैठ गया था सिर्फ़ इसी बात पे चीख-चीख के कि चाचा जी थोड़ा नाल हो जाओ, जगह दे दो, चाचा जी थे दूसरे दूसरे मरीज़ में लिटान दो। तो अच्छा। ये वो सही। कॉमन सी बात है ना कि हमारे पास बेड कम होते हैं और हमारे पास मरीज़ ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अमूमन जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हैं, उनमें ये मसला होता ही होता है। अच्छा डॉक्टर फिर ये है साहब। देखें हमने जी जी, जी जी। बोलें। आप बोलें, जी जी बोलें आप। मैं ये बता रहा था हमने पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है उसकी कंडीशन के हवाले से। अगर हम टाइमली पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करते तो उस पेशेंट की कंडीशन वर्स भी हो सकती है क्योंकि हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं, जो कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर है, वो इन्फेक्शन से भरा होता है। तो कोई जी। ऐसा पेशेंट जो पहले ही मरीज है, अगर उसे बर वक्त डिस्चार्ज ना किया जाए तो उसको इन्फेक्शन होने का खतरा, कोई भी, कोरोना तो एक इन्फेक्शन है, इसके अलावा हजारों किस्म के इन्फेक्शन पाए जाते हैं, तो इन्फेक्शन होने के खतरा ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई भी पेशेंट जो थोड़ा बेहतर होता है, हमारी कोशिश होती है हम उसको डिस्चार्ज कर दें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया है कि जो डॉक्टर होते हैं वो भी इंसान होते हैं, मसीहा या कसाई नहीं, वो भी जी, जी, इंसान बिल्कुल। होते हैं। तो आप जी, जी, बिल्कुल की इंसान शख्सियत होते के हैं। हवाले से, जी बिल्कुल इंसान होते हैं, और इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी तक जो जो डॉक्टर साहब हमसे में हुई गुफ्तगू हैं, इनकी शख्सियत में जो इनकी खासियत है, जो इनकी शख्सियत की जो खास पहलू हैं, वो भी आप नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि, और इनसे हम सवाल भी करेंगे। इतने खुश्क मज़ामीन मेडिकल के, तिब के, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम लोगों को देखा है जो मेडिकल या इस तरह के शोबे में हों और वो शायरी से भी लगाव रखते हों और तहरीर का भी उनको हुनर आता हो। आपकी शख्सियत में दोनों पहलू हैं, यानी आप राइटिंग भी बहुत अच्छी, आपकी तहरीरें बहुत अच्छी हैं, और आप शायर भी हैं, शायरी से लगाव भी है। तो ये कैसे हुआ? ये तजाद कैसे एक वजूद में समाया, आप ये ये पूछना चाह आपकी रही हैं। शख्सियत नहीं है, ये नहीं। देखिए, आपकी तालीम जो है वो बैरून मुल्क से आपने तालीम हासिल की है, मेडिकल की जी, जी, तालीम, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही तो आप उस एज में बाहर के मुल्क चले गए, और वो भी चीन में, जहाँ पे चू ची ची चू के अलावा तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं था। तो हाँ जी, ऐसी ऐसे ही महफिलें है। नहीं थी, ऐसे असातिज़ा नहीं थे, तो फिर किस तरह? देखिए, ये जो लिखने वाला काम था ना, ये तो बचपन से चल रहा है। जब मैं छोटा था तो मैं अपने बहन-भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे जितने बड़े बहन-भाई थे, मैंने सबकी उर्दू की किताबें पढ़ चुका था, शायद चौथी या 5वीं में था तब तक ना। मतलब कि उर्दू अच्छा। पढ़ने का मुझे इस तरह का शौक था। उनकी उर्दू की किताबें मैंने सारी पढ़ ली थी। फिर उसके बाद जो बाकी कोई भी इस तरह के नावल मिल जाना या कोई भी चीज़ मिलना, तो मैं उसे पढ़ने का अमूमन काफ़ी शौक रखता था। तो पढ़ाई में इन चीज़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा वो था। फिर अच्छा। लिखने की बारी आई तो जब मैं बच्चों की कहानियाँ वो पढ़ा करता था, बच्चों का बाग आता था, तालीम और तरबियत आती थी इस तरह की। तो उन दिनों मैंने एक अच्छा। डायरी बनाई थी, उसमें मैंने कहानियाँ लिखी थी। मतलब कि हाँ वो जी। 3 दोस्त हैं, वो जंगल में गए, ये हुआ, वो हुआ, और ये तब की बात है जब जब मैं शायद 8वीं क्लास में था। तब मैंने कहानियाँ अच्छा। लिखी थी ना उसपे कुछ। तो सही। उसके बाद फिर मैं ओ लेवल जब मैंने किया तो उस दौरान में साथ थोड़ा बहुत मैंने मतलब कि वो लिखने की तरफ आ गया था, अपने ही शौक हम्म। से। मतलब कि कोई अच्छा। उसमें कोई बड़ा अच्छा नहीं लेकिन लिख लेता था मैं थोड़ा बहुत। अच्छा। इसी तरह जब माशाल्लाह। इंटरमीडिएट किया तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत लिखना शुरू हो गया था। लेकिन घर वालों हम्म। की ख्वाहिश थी कि पुत्र ने डॉक्टर ही बनाना है, जिस तरह हमारे यहाँ पर सोसाइटी में होता है कि हाँ पहले जी। से डिसाइड कर सही। दिया जाता है हमारे बच्चे ने क्या बनना है।
तो उनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनाया जाए, तो मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। सो आई वेंट फॉर दैट कि मैं मेडिकल में चला गया, डॉक्टरी कर ली, और मुझे उन्होंने कहा था कि तुमने वहाँ जाके वो नहीं करनी है, ना शायरी करनी है ना कि इसकी तरफ करना है, तो मैंने वो नहीं किया वहाँ जाके। फिर जब वहाँ से अच्छा वापस आया तब मैंने फिर दोबारा थोड़ा वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए लिखना शुरू किया। तो अच्छा उसमें फिर तहरीरें भी आती हैं, थोड़ी शायरी भी आती है। शायरी मेरी कोई वो बावज़न नहीं होती, बस वैसे जो दिल की भड़ास निकालने के लिए लिखी जाती है वो लिख देता हूँ। नहीं, फिर भी आप जैसे आपका एक शेर है तो मुझे इस हवाले से आपको सुनाई देती हूँ। किसके चेहरे का नकाब नोचूं, शहर का मसीहा मेरा कातिल निकला। इधर तो आपने मसीहा को भी खुद ही कातिल कह दिया। हाँ जी, ये मैंने लिखा था जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, इंटरमीडिएट कर रहा था। अच्छा, तो तो उस किसने ऐसा वक़्त कारनामा सर देखिए अंजाम दिया? मसीहा की उसमें नहीं, नहीं किसी ने ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया था, ये सिर्फ़ ख़याली पुलाव होते थे। तो ये तब की अच्छा बात है, मतलब बहुत छोटी एज में लिखा था। अच्छा, हाँ जी, बस। लेकिन आपके चेहरे मतलब पे कोई नकाब इसका कायम रहेगा वाकया नहीं इंशाल्लाह था फिर। ऐसा? कोई वाकया सुनने को हमें नहीं मिलेगा इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे ऐसा कोई वाक़या है नहीं जो आपको सुनने को मिले। सिर्फ़ अच्छा ये शौक था लिखने का या पढ़ने का, जिसकी वज़ह से ये सारा कुछ वो ख़याली पुलाव में ढल के होता अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी। आपकी था। जी, तहरीर जी। में आपकी तहरीर में हाँ जी। बहुत मज़ाह, बरजिस्तगी है, शोखी है आपकी तहरीर में, मज़ाह है माशाल्लाह से, कि पढ़ने वाला हंस पड़ता है, ऐसे खुशी होती है। लेकिन उधर ही अगर दूसरी साइड पे देखें तो आपकी जो शायरी है उसमें इतना दुख, इतनी उदासी, इतना गम, मुझे भी खूब रुलाया आपकी शायरी ने। क्या ये खुला नहीं, तजाद अल्लाह नहीं है? अल्लाह ना करे कि वो किसी को मैं रुलाने का बायस बनूँ। बेसिकली जो शायरी है वो सिर्फ़ दिल की भड़ास निकालने के लिए लिखी है ना, जितनी भी आज तक शायद लिखी है। हम्म हम्म इसीलिए शायद किसी से भी सीखी भी नहीं है कभी और वो सब भी नहीं किया। जो तहरीर है, तहरीर फिर सूरत हाल के हिसाब से लिखी जाती है, वो फिर जिस रिदम में हो इंसान उसी हिसाब से लिख लेता है ना। बाज़-औक़ात वो हम काम कर के इतना थक चुके होते हैं कि खुद को रिलैक्स करने के लिए कोई मज़ाहिया बात लिखना या खुद को उस तरह उन चीज़ों में इन्वॉल्व करना बड़ा बेहतर लगता है। हम्म तो इनपुट जब काफ़ी स्ट्रेसफुल आ रहा हो तो शायद आउटपुट इस तरह का आ जाता है तहरीरों में, मज़ाहिया किस्म का। लेकिन अच्छा उसकी कोई वो नहीं है कि मैं क्यों लिखता हूँ मज़ाहिया तहरीरें जब लिखता हूँ, वो वैसे ही नेचुरली शायद इस तरह का है। अच्छा, यानी कि आप तो और कह रहे शायरी हैं की आप। जो आपने बात की वो शायद दिल की भड़ास है, तो दिल की भड़ास तो अब दुखी अंदाज में निकलेगी ना। हम्म पंजाबी शायरी भी आप करते हैं, तो आप कुछ हमें अनायत करें ना अपनी शायरी में से। पंजाबी पंजाबी तो मैं पंजाबी हूँ तो फिर पंजाबी शायरी में भी कर लिख सकता हूँ ना। वो आप बहुत अच्छी मतलब करते कि हैं करना ही पंजाबी होता है शायरी, थोड़ा अनायत बहुत। करें। नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं है। नज़म मैं आपको एक सुना देता हूँ पंजाबी की, लेकिन कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, मतलब जी, बस ठीक है। सुनाइए। रब्बा रब्बा तेरी रहीमी ते पक्की ठक्की है, हम्म पर सवाली दी औकात भी तक, तेरे हम्म रहम दा मींह पैने तक, जे सग हम्म सुक जावे सबर हम्म भी मुक जावे, ते हम्म मींह किदे ते वसावेंगा। तेरा हम्म जग ते इस जग दे वाली, सब हम्म एदे वस्सों बाहर ने, एदा हम्म ज़र्फ टुटदा जांदा है। रब्बा तेरा सवाली मुकदा जांदा है। वाह, क्या कहने। अच्छा, अल्लाह से शिकवे क्यों है इतने? इतने शिकवे अल्लाह से क्यों करते हैं? जिससे जिससे मोहब्बत हो ना, शिकवे उससे से किए जाते हैं। जिसके साथ ताल्लुक यहाँ हो, तो जिससे मोहब्बत मोहब्बत करने हो, वाले से शिकवे शिकवा उससे क्यों बनते हैं क्यों ना, डरा? तो अल्लाह तो मोहब्बत जिससे हो वो तो शिकवे सुनता नहीं ही नहीं, वो तो ताल्लुक कहते हैं अगर उससे ज़्यादा बड़ी। गहरा हो, नहीं, नहीं ऐसे भी नहीं है। अगर हम्म मोहब्बत एक तरफ़ा हो तो शिकवे नहीं सुनते, अगर यकीन हो कि मोहब्बत दो तरफ़ा है तो फिर तो शिकवे सुने जाते हैं ना, फिर तो शिकवे सुनने भी चाहिए। अच्छा, दो तरफा मोहब्बत हो तो शिकवे सुनने चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं रहम बनते तेरी हैं फिर तो तख्लीक लाज़मी। हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ। रहम हाँ तेरी जी। तख्लीक हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ। उससे पहले भी है जिसपे पानी पड़ गया वो नजर नहीं आ रहा। भेद है, भेद कुछ समथिंग था, वो उसपे पानी पड़ गया, पता नहीं कैसे।
तो वो अच्छा, आप एक शेर, आपका एक शेर और सुनाती हूँ। कहते हैं कि भेद है परत दर परत, हाँ जी, मैं क्या क्या नहीं हूँ, हाँ जी, क्या कह रहम रहे हैं? तेरी तख्लीक हूँ, हाँ कोई जी, दूसरा नहीं हूँ। दूसरा नहीं हूँ। तो तो बेसिकली उसकी इतना तख्लीक दुख हूँ, तो उससे ही इतना, कहना है ना कि हाँ रहम कर अपनी तख्लीक पे। हाँ हाँ, इतनी क्या, मतलब इतनी नहीं, इतना ये इतना दुख दर्द नहीं क्यों? है, बेसिकली आपको बताया ना, दिल की भड़ास है। हाँ, दिल की भड़ास है ना, क्या जब दिल बड़ा। की भड़ास निकालनी है तो इसी अंदाज में निकलती है। आप कहते हैं, जब लोग कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ क्या देख रहा है? क्यों? नहीं, ये असल में मेरा शेर नहीं है, लेकिन अच्छा, तो आप देखें, बता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बाज़ का वो करती हैं, डिसअपॉइंट करती हैं, बाज़ का हाँ डिसअपॉइंट करती हैं, तो इसलिए फिर लोग ऐसी बातें तो कर देते हैं ना कि कुछ वाकयात ऐसे हो जाते हैं, कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि बंदा कहता है कि खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया ना, वो वक्ती तौर पे जो डिसअपॉइंटमेंट होती है उसकी वजह से ऐसे बातें हो जाती हैं। एक्सट्रीमिस्ट हैं आप, एक्सट्रीमिस्ट हैं आप कौन नहीं होता, कौन इस नहीं मामले होता, में? किसी ना किसी मामले में हर कोई होता है। मैं भी शायद कुछ मामलात में होऊंगा यकीनन, लेकिन अगर आप अभी कहें कि कौन कौन से मामलात में है, तो शायद वो तो मैं डिफाइन नहीं कर सकूंगा ना। हम्म। आपकी एक शेर है कि अब अल्लाह करे आपका ही हो। मैं आंखें अपनी नोच डालूं, मैं आंखें अपनी नोच ही डालूं, अब किसी और को तकना खयानत है। हाँ जी, माशाल्लाह, बड़े अच्छी सोच है मेरे ही आपकी। है। नहीं, असल में अच्छे बुरे की बात नहीं है, लेकिन वो बाज़ का आप फ्लो में होते हैं, बाज़ का जहन में कुछ ख्याली पुलाव पकड़े होते हैं, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि उनकी बेस पे आप लिख देते हैं जो जहन में आ रहा होता है। हम्म। तो ये सारा शायद उसी का वो है, रिस्पॉन्स है वक्ती जो भी था उस वक्त। मेरे सामने खुला पड़ा है तेरा आखिरी खत, इसे भी अपने साथ जलाऊंगा सरेआम। अल्लाह खैर। मुरव्वत सारी दराज में मुकफ्फल करके, हाँ, किसी मुरब्बत सारी रोज गला दराज में फाड़ मुकम्मल के, करके, किसी रोज गला फाड़ के चलाऊंगा सरेआम। चलाऊंगा, चिल्लाऊंगा, चिल्लाऊंगा। चिल्लाऊं सरेआम। तो फिर हाँ चलाए, जी, वो चला लिया। नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक हम नहीं, महफूज रहेंगे। अभी तक होल्ड किया हुआ है। अभी रहेगा। वो आपको बताया, बहादुर क्या बनेगा फिर? हाँ, हाँ, अच्छा, आप अभी तक वो चलाए नहीं। वक्ती वक्ती फ्लो होता है ना, वो गुजर जाता है तो उसके बाद मामला ठीक कर देते हैं। हाँ, मामला ठीक हो गया, एवरीथिंग इज मामला फाइन। ठीक है शुरू से, एवरीथिंग इज श्योरली फाइन। अच्छा, ओके, थैंक गॉड। अच्छा, आपने उर्दू में हमें कुछ नहीं सुनाया अभी तक, कुछ उर्दू में इनायत कीजिए। उर्दू में सुना देते हैं, आप क्या नज़म सुनेंगे? नज़म मैं आपको सुनाता हूँ, शेर तो आपने सुना दिया। हाँ जी, सुनाइए। एक नज़म अता है, कीजिए। ये बेसिकली मैं गया था तकरीबन, यहाँ पर लाहौर में था, कुछ बिजी था, तो कुछ 6-7 महीने बाद घर जाना हुआ था, तो जाते हुए रास्ते में ट्यूटे में बैठ के मैं लिख रहा था, तो वो जी नज़म मैं सुना देता हूँ आपको। जी। इससे पहले साथ। कि वक्त की गर्द तले दबकर सारे नकूश धुंधला जाएं, इससे पहले कि वक्त की गर्द तले दबकर हम्म। सारे नकूश धुंधला जाएं, इससे पहले कि आंगन में खेलते बच्चों की आंखों में अजनबियत दर आए, इससे पहले कि हम्म। माँ की कब्र एक बंजर टीला बनकर रह जाए, इससे पहले जी। कि मुझसे मुंसलिक वजूद मेरे लम्स का जायका भूल जाए, सोच रहा हूँ कुछ कर्ज निभाऊं, घर में चेहरा दिखाऊं। माशाल्लाह, जबरदस्त। और माशाल्लाह डॉक्टर, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर कुछ यूँ सीन हुआ है हमारे साथ इस दफा जी दोबारा। जी, आई डोंट नो व्हाई ये क्यों हो रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा अफसरदा हो रही हूँ इस बात से कि आज फिर हम ओनली मी पे लगे हुए थे। डोंट टेल मी व्हाई? दैट, डोंट टेल मी दैट, व्हाई? कोई बात आई नहीं, एम इट्स टायर्ड ओके, फॉर, ध्यान तो चला गया।
बट ये कि देखिए व्यूअरशिप खराब हुई ना हमारी सारी, बेचारे लोग तभी मुझे मैसेज कह रहे कब आना है, कब आना है, कब आना है। तो सॉरी, सीरियसली, ये मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, लेकिन सब यू प्रोग्राम शुड चला हैव गया है, चेक दैट। प्रोग्राम चला गया। आपसे मैंने कहा था बता, कुछ पता रखिएगा, किसी ने नहीं बताया मुझको। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये हो जाएगा, दोबारा चला जाएगा, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। लेकिन कोई कुछ मैं बात नहीं असल यार, में लेना मैं चाह रही थी चेक। कमेंट्स। कोई बात नहीं, खैर है। मैं कमेंट्स लेना चाह रही थी, लेकिन जब देखा तो अब 3 लोग हुए हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी सारे लोग। हाय अल्लाह, क्या करूं। अच्छा, So you can give it अ, a break, so people can watch it in 25 minutes and अच्छा, then एक they दफा can नाज़रीन join को us बता दूं, in दोबारा से यहाँ 26. पे हमारे से फिर मिस्टेक हो गई है। हमारे से कोई मिस्टेक नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा काम है नहीं, मिस्टेक तो है, you should accept that. हाँ, ये मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल कोई जाति कोई कसूर नहीं है। वैसे मैं टेक्निकल कामों में थोड़ा सा कभी कभी तेज हो जाती हूँ, कभी कभी थोड़ी सी पुअर हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है। बहरहाल हुआ ये है कि हुआ ये है कि सॉरी, आप सब मुझसे पूछ रहे थे क्यों नहीं आ रही, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्यों कह रहे नहीं आ रही, और मुझे यहाँ पे इतना चुन्ना मुन्ना से मेरा मोबाइल भी, हम दोनों इतने चुन्ने मुन्ने से नजर आ रहे हैं कि मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर मेरी व्यूअरशिप आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे तो लगा था इसे आ रही है, क्योंकि लैपटॉप पे तो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, 7 लोग हो गए, खैर है। अच्छा, अब हमारा एक मरहला शुरू होने वाला है। थोड़े से व्यूअर्स आ जाए ना, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, थोड़े से आ जाए, तो मैंने अब एक मरहला शुरू करना है, जी, ठीक है। ये आपको आप तो चाय पी रहे हैं और मैं थोड़ा पहले सा पानी देख पी लेना लूँ, चाहिए था, लेकिन चलो मैं कोई बात पानी पी नहीं। लूँ थोड़ा सा। आ नहीं, जाए मैं भाई चाय नहीं, सब मैं पानी लोग। पी रहा हूँ, मैं पानी मुझे पी अपना रहा तो हूँ। ओनली वी पे लगा हुआ, तो पहले पी लेती। आई थिंक सो, ये मुश्किल काम है। वो नो सो, ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। चले कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ जी, तमाम लोग जल्दी से आ जाए, फिर हम लोग अपना एक राउंड स्टार्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, राउंड ये है, बड़ी जल्दी याद आया आपको, इतनी देर पहले मैंने आपसे बोला था। अच्छा चले, प्रोग्राम ही नहीं था तो वो शेयर क्या करते बेचारे। उनको मैंने कहा था प्रोग्राम शेयर करते नहीं, कि दिमाग में भूल गए कि ओनली वी पे लगा तो शेयर कैसे होगा। अच्छा जी, हाँ, एक राउंड करना है रैपिड फायर के नाम से। आपने देखा ही होगा कभी कभार कहीं ना कहीं, है ना। अब सवाल कैसे लोग पूछेंगे, सवाल तो ये है, सवाल कैसे पूछेंगे लोगों, अब क्या हो सकता है। हाय हाय, क्या करूं। अच्छा, मैं इतनी देर से अपने मोबाइल पे ये भी नहीं देख रही कि मैं उस पर व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लोग अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, अहमद अफरीदी है हमारे साथ इस वक्त, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और फारूक दादा साहब है, वो भी आपको सलाम दे रहे हैं डॉक्टर वालेकुम अस्सलाम। साहब। और वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तुफैल हमारे साथ हैं। जल्दी से सवाल पूछ रहे हैं आप लोग भाई। डॉक्टर साहब ने ये बताया कि डॉक्टर जो है वो बिल्कुल कसाई नहीं होते, वो बिल्कुल जो है वो मसीहा हम होते हैं। बेसिकली ये कर सकते हैं, और हम दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि लोग जो भी जिन्होंने हाँ ज्वाइन जी किया है सारा वो जी, स्टार्टिंग से, यू कैन स्टार्ट अगेन, दैट्स ओके फॉर मी। बस थोड़े से मुख्तसर सा हम इसको, क्योंकि फिर ये प्रोग्राम जब लोग देखेंगे तो उनको तो उतने टाइम पे ही प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। लेकिन आई जी एम जी, सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम हमें इंशाल्लाह जरूर। इस दफा मैंने सोचा था कि ओनली मी आप का बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल बेसिकली नहीं। एक्सप्लेन कर दें कि ये जो 25 मिनट्स का प्रोग्राम हो चुका है, ये पहले ओनली मी पे रहा है, तो अब जो भी ज्वाइन करे वो बाद में स्टार्टिंग में ये 25 मिनट्स दोबारा देख सकते हैं। लेकिन उन 25 मिनट्स में क्या बात हुई है, हम उसका एक हल्का सा रिकैप पेश कर सकते हैं, तो वी जी कैन स्टार्ट विद दैट। जी, रिकैप ये है कि हमने बात की थी कि डॉक्टर आयरिन जो हमारे हादसात हो रहे हैं, तारिक अजीज साहब की हमने बात की है, वो आप प्रोग्राम के शुरू में देख लेंगे। लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात की उसके बारे में बता देते हैं। हमने बात की है कि इंतकाल हो जाता है किसी फर्द का, तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, अफसोस में होते हैं, और उसके डॉक्टरों को वो ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर मसीहा हैं या कसाई हैं। तो डॉक्टर साहब ने कुछ एक्सप्लेन किया था, डॉक्टर साहब एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। बेसिकली मैंने यही कहा था कि डॉक्टर्स तो इंसान हैं, डॉक्टर ना मसीहा हैं ना कसाई हैं, वो हमारे ही माशरे में से हमारे जैसे जो बाकी सारे लोग हैं उन्हीं में से उठकर डॉक्टर्स बने हैं। तो जितने हमारे सोसाइटी में कोई भी एक आम फर्द है, उसकी करप्ट होने के चांसेस हैं, उतने ही चांसेस एक डॉक्टर के करप्ट होने के भी हैं। तो डॉक्टर्स को इंसान ही समझा जाए, उनमें अच्छे भी आपको मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें कि डॉक्टर जो भी हॉस्पिटल में बैठे हैं बेसिकली वो मरीज को ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। उनमें से कोई भी इस नीयत से वहाँ नहीं बैठा हुआ कि मरीज को कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए जब भी आप जाते हैं तो एटलीस्ट डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करें। आप
क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं जो आप नहीं जानते, मरीज की हालत पे और बाकी बीमारी की चीज़ों के बारे में भी, सब कुछ इलाज के बारे में। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो उन पे इतबार करें, वो जो कह रहे हैं उनकी बात को मान लें, फॉलो करें। अगर कहीं पर नेग्लिजेंस होती है तो आप प्रॉपर, एक हमारे पास वेज मौजूद हैं, आप उस हॉस्पिटल के एमएस को कंप्लेन करें, आप कोर्ट में जाएं, आप पुलिस को बुलाएं, कुछ भी करें, वट एवर यू लाइक। लेकिन अगर आपको लगता है प्रॉपरली नेग्लिजेंस हुई है तो आप वो सारे जो लीगल वेज हैं उनको यूज करें। लेकिन बिला वजह किसी पे इल्जामात लगा देना, और आज जब आपको जिन चीज़ों का पूरी तरह पता नहीं है उन चीज़ों को लेकर आप बाकायदा किसी एक सिंगल डॉक्टर को या पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को टारगेट करें, तो दैट्स नॉट फेयर। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं जो अपनी, जितनी उनकी हिम्मत है उससे बढ़कर, जितने उनके वसाइल हैं, जितनी उनकी जिम्मेदारी बनती है उससे बढ़कर वो करते हैं, काम करते हैं। मैं म्यू हॉस्पिटल में था तो वहाँ तकरीबन हर वार्ड में एक वार्ड फंड बना होता है, जिसमें डॉक्टर्स खुद पैसे देते हैं ना उस वार्ड फंड में। उस वार्ड जी फंड जी। का मकसद सिर्फ ये होता है कि उस वार्ड फंड से जो भी गरीब मरीज हों, जो बाहर से दवाई बिल्कुल ना ले सकें, जो दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़े, उनकी हेल्प की जा सके। और ये तकरीबन म्यू अस्पताल के हर वार्ड में बना होता है ना। तो बाकी हॉस्पिटल में यकीनन होता होगा। तो ये हमारे जी जैसे डॉक्टर्स ही हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं गरीबों की मदद के लिए। जी। तो ये रिकैप था। और दूसरी हमने बात की थी डॉक्टर साहब यहाँ पर जब बताया कि डॉक्टर जो होते हैं वो कसाई नहीं होते हैं, इंसान होते हैं। तो हमने डॉक्टर साहब की शख्सियत पे हमने बात की। डॉक्टर साहब की शख्सियत पे जो दो चीजें शामिल है वो ये है कि तहरीर और तकरीर भी है, लेकिन तकरीर से ज्यादा इनकी जो इनका पहलू है वो है शायरी। तो शायरी बहुत अच्छी कर, मतलब मुझे अच्छी लगती है। आप वो कहते हैं मैं नहीं हूँ शायद, क्योंकि उनका है, लेकिन मेरे हाँ, ख्याल में मैं नहीं खुद को कहता, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो वो शायद मुनासिब शायद नहीं है, नाराज हो क्योंकि मैंने जाते नहीं हैं। सीखा है ना कुछ। हाँ, ये अच्छा, एक बात दैट्स बताऊँ सही आपको, बात। आपको एक जी बात जी कहूँ। मैंने जी वसी जी। शाह साहब से कहा, वसी शाह साहब से कहा एक बार, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि मैं शायरी करती हूँ, और मुझे जब किसी को शेर भेजती हूँ और वो जो रद्द बदल करता है मुझे कभी पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि जो मैं सोच रही थी, जो मेरे माइंड में बात थी, इसने उसको कुछ वो कर दिया, ये ठीक नहीं है ना, मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा लेकिन मुझे किसी ने अप्रिशिएट उतना नहीं किया। फेसबुक से आने से पहले की बात करी, मैंने कहा मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उस लिहाज से इतना। तो मतलब क्या मैं वाकई शायर नहीं हूँ, शायरा? उन्होंने मेरे अशार सुने और मुझे बोला, क्या किसी दर्जी ने कभी किसी दूसरे दर्जी को कहा है कि ये मुझसे अच्छा दर्जी है? ओके। तो शायरी में भी कुछ ऐसा है। मैं ये नहीं कहती कि हमें रमूजों का वो तमाम जो है क्या बोलते हैं, वजन और ये औजान सब कुछ, वगैरह, औजान पहर। शिकार, वो समझ आते हैं। लेकिन देखिए बाय बर्थ भी शायर हुआ करते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें बाय हाँ, बर्थ इंसान को वदियत होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, कि वो वजन में आ ऐसे ही जाती है, है। बिल्कुल। तो कुछ लोग बिल्कुल जो है ऐसे ही वो गा के शायरी करते हैं, आपको पता है, कुछ लोग गा के जो है वो अशार पढ़ते हैं। अच्छा, जी किसी ने जी, हमसे बिल्कुल ऐसे सवाल ही है। किया है कि तहरीक कहाँ से मिली इस प्रोग्राम के टॉपिक की। देखिए, तहरीक मिलने के लिए सर आपको बताइए कि तहरीक तो इसमें तो बड़ा हाँ कॉमन सा टॉपिक है ना आजकल। हर किसी जी, को शक है कि शायद जहर के टीके लगाए जा रहे हैं हाँ हॉस्पिटल जी, हॉस्पिटल में, हालांकि हमारे पास जहर के टीके तो मुयसर ही नहीं होते, हमें कहाँ से लगाने हैं। हाँ जी। अच्छा, एक डॉक्टर एक साहब कह रहे हैं कि हम लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स तो हमें हर पे लड़ाई के मूड में लगते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो डॉक्टर्स की ड्यूटी को ना, जो डॉक्टर आप जब जाके किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपको नहीं पता वो डॉक्टर किस वक्त से वहां पर ड्यूटी कर रहा है। जो भी वहां पे आता है वो तकलीफ में है, यकीनन तकलीफ में है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, जो भी आता है तकलीफ में। लेकिन अगर कोई वहां पर 8 घंटे से 10 घंटे से कंटिन्यूसली ड्यूटी कर रहा है तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जितना वो पहले घंटे में फ्रेश है उतना 10वें घंटे में भी हो? और वो भी कंटिन्यूस, वो वाली ड्यूटी जिसमें बैठने का भी कोई मौका नहीं मिल रहा ना। हर कोई जो भी आ रहा है तकलीफ में आ रहा है, तो हर किसी एक कंटिन्यूस इमरजेंसी है ना, स्ट्रेस वाली वो सारी हम्म। कंडीशन है, इन्वायरमेंट है। तो 8-10 घंटे बाद जाके आप थक तो चुके हैं ना। तो एक आप अगर उससे बड़ी खुश गुफ्तारी की उम्मीद रखें तो कुछ डॉक्टर्स तो कर लेंगे, सारे नहीं कर सकेंगे। और डॉक्टर्स तो 36 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं कंटिन्यूसली, मैं खुद बहुत दफा कर चुका हूँ। तो जब 36 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी 20वें घंटे में जाके या 28वें घंटे में जाके वो एफिशिएंसी भी नहीं रहेगी, हमारी खुश गुफ्तारी का वो आलम भी नहीं रहेगा जो पहले घंटे में है। तो ये चीजें हैं जिनको देखना पड़ता है। ये सवाल किया था अरसलान तसव्वुर ने। और इसके जी बाद जी। हमारे मुबीन अमजद आपको सलाम दे रहे हैं। मुबीन अमजद कह रहे हैं डॉक्टर वालेकुम साहब अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा एक अच्छा और काम कर रहे हैं मुबीन साहब।
अगर कोई सुन रहा है तो शायद वो उनके उसमें अच्छे काम में हेल्प भी करना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बड़ी एक तहरीक चला रहे हैं, उनके एजुकेशन में हेल्प करते हैं। तो हाँ जी। अगर किसी के लिए भी पॉसिबल हो तो फाइनेंशियली इनकी हेल्प करे, ज़रूर करे। मुबीन साहब बहुत अच्छा काम करते हैं ना, तो इनकी हेल्प करनी चाहिए हम सबको। बशारत वारसी आपको सलाम दे रहे हैं, हाँ तो मुझे भी दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आप भी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कह सकते सलाम हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बशारत वारसी में मुझे हंसी क्यों आई है भला, मुझे इसकी हंसी आ रही है कि वो बहुत अच्छी शायरी करते हैं, हाँ जी, वो बहुत ऐसी है। अच्छे अशार कहते हैं, और हम दोनों बैठे हाँ हुए जी, बेवजन शायर यहाँ पर। अच्छा जी। बिल्कुल ऐसे ही है। आ, अपने बारे में तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, आपके बारे में नहीं कह सकता। आपकी जरा नवाजी है। अच्छा, आसिम मिर्जा कह रहे हैं कि आज का सेशन पहले सेशन से बेहतर है। बड़ी बात है। चलिए, ये तो आपकी तारीफ है ना, आप इसको एक्सेप्ट करें। नहीं, ये आप क्यों उधर से कह रहे हैं। अच्छा जी, एक सेशन तो हमारे आपका पास है ना। तैमूर साहब हैं जी जो जी। कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम हिजाबुल, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं बहुत ज्यादा माजरत चाहती हूँ कि अभी हमारे साथ फिर ब्लंडर हुआ है, और मुझे बहुत शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है इस ऐप के ऊपर कि क्या मसला है कि क्यों ओनली मी भी कर देती है, मुझे क्या पता किसको करे, क्योंकि 10 मिनट बाद ऑन एयर जाता है, मतलब मेरी वॉल पे, तो 10 मिनट तक तो फिर हम ओनली मी पे ही रहेंगे सारी जिंदगी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, खैर, हम अब हमारा जो अगला टॉपिक, हमने जो शायरी पे बात की डॉक्टर साहब के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इनकी तहरीर पे बात की कि डॉक्टर साहब की तहरीर में एक मिजाह है, बरजस्तगी है, शौकपन है, चंचल से लिखते हैं, वहीं पर इनकी शायरी में जाओ तो दुख दर्द और गम, और लिखता है अभी बस जिंदा जो है वो गया। अच्छा खैर, उन्होंने इसका जवाब हमें दे दिया है, वो आप सुन लेंगे। अब यहाँ पे जो मैं सवाल करने वाली हूँ, उस सवाल से पहले हम करेंगे एक छोटा सा रैपिड फायर। आपने देखा हुआ, सुना हुआ होगा, सुना हुआ होगा। जी जी बिल्कुल। ऐसे से सवाल पूछ, ऐसी कोई लफ्ज नहीं भी बोलती सुना तो आई जाऊंगी सुन आप लेंगे। हैं। नहीं भी सुना तो आई सुन लेंगे। नहीं, सुनना क्या है, मैं कुछ जुमले बोलती जाऊंगी, आपने मुख्तसर मुख्तसर से जल्दी जल्दी जवाब देते जाना है। ओके, थोड़ा आई थोड़ा कम ट्राई माय सोच के बेस्ट। जवाब देंगे आप, हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, आई ट्राई हैं, माय बेस्ट। हाँ, ये मतलब इस इसमें होता ही है। ओके। पहला सवाल। ओके, कहाँ गया। अब आप जल्दी जल्दी जवाब देना, मैं जवाब आपके जो है ना साथ साथ लिखती भी जाऊँ, ठीक है। नहीं ओके, नहीं, आपने इसका ये बताना है, मसला लाइफ में कहती हूँ, व्हाट इज लव, व्हाट इज लव। ये आप सॉल्व करें। हाँ, मोहब्बत क्या है। एहसास। सिंपल मोहब्बत कहूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, एहसास। पहले क्वेश्चन कर लिया है। हाँ, मोहब्बत, एहसास। एहसास, नफरत। वो भी एहसास है, लेकिन इसका अपोजिट है। जज्बा है ना, जज्बा एहसास ही होता है बेसिकली। हम्म। लेकिन दो अपोजिट हैं एहसास। हम्म। दर्द, अब इसको भी एहसास कह देंगे। टीका, इंजेक्शन। है? दर्द क्या है। जब टीका लगता है तो लोगों को पता अपने चलता है को दर्द मिले क्या तो है। दर्द है, नहीं अपने को मिले तो दर्द है, दूसरे को मिले तो, बोले तो, वो भी वो भी दर्द ही है। लेकिन जरी नहीं बात है, वो तो। जिसको मिलेगा फील तो उसी ने करना है ना। अच्छा, अगर एक मैं सवाल। जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, वो मैं किसी दूसरे का वो नहीं फील कर सकता। हम्म। तो अच्छा, ये तो हो गया। एक सवाल इसके अंदर ही है, तेज जल्दी से जवाब देना है। इंतहाई रश है, रश की कैफियत है। एक नौजवान बहुत ही तड़पता हुआ, बीमार, सख्त तकलीफ में आपके पास आया है, और साथ एक हसीन दोशीज़ा भी आ गई हैं। पहले किसको चेक करेंगे। यकीनन बीमार को। दोनों बीमार है ना। नहीं नहीं, जो तड़पता हुआ आ रहा है जरी बात है, उसको किया जाता है। लेकिन बेसिकली हमारे मेडिकल में देखा जाता है कि एक्चुअली किसकी कंडीशन वर्स है। उस वक्त दोनों जब की हम वर्षों में। हॉस्पिटल में होते हैं, जी जी मैं वही बता रहा हूँ। जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो उस वक्त हमारे पास इतना टाइम होता भी नहीं है हम किसी की शक्ल को गौर से देखें ना। हमने कंडीशन को देखना होता है। तो कंडीशन के हम्म। हिसाब से दोनों की एक जैसी तो नहीं हो सकती, किसी एक की तो ज्यादा वर्स ही होगी ना। हम उसको हाँ पहले जी। वो करेंगे। अच्छा। अच्छा, आपने दर्द और मोहब्बत और उसका इस सवाल का जवाब दे दिया। अब नवीद, नवीद खालिद,
खुशखबरी। क्या? खुशखबरी, नवीद खुशखबरी है ना। आप वो जवाब नहीं दे रहे जो मैं पूछना चाह रही हूँ। लेकिन मैं वो जवाब दे रहा हूँ जो बनते हैं। हिजाब गुल। आप। हिजाब गुल नकाब अली दोशीजा। है। हाँ, क्या बोला? नकाब अली दोशीजा। ये तो कोई अजीब सा ही जवाब दे रहे हैं आप। अच्छा। अच्छा जी, अच्छा अब एक सवाल जो आपके रैपिड फायर, वैसे मैंने इतने कोई ज्यादा किए नहीं क्योंकि आप बहुत सिंपल जवाब दे रहे हैं, जो मैं चाह रही हूँ जवाब नहीं दे रहे। खैर, हाँ। अब हम आपसे एक सवाल करेंगे। बागी क्यों है? बगावत क्यों है आपके अंदर? मेरे अंदर बगावत हम्म। बहुत सारी वजूहात से है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, जो जिनको हमने अपना लिया हुआ है, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। हम्म। तो थोड़ा सा शायद डिफरेंट सोचने की बीमारी है, थोड़ा सा वो डिफरेंट सोच रखता हूँ। तो इसलिए ऐसी आम सोच से या ऐसी आम बातों से जो हम बिला वजह हमने अपनाई हुई हैं, उनसे थोड़ी सी बगावत वाली तबीयत है, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट करने की। आपकी एक बहुत लंबी सी नज़म है। जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, अल्लाह मुझे अपना अल्लाह अपना सा लगता था। अपने सारे दुख दर्द उससे बांट कर, आगे आप सुना अपने दें अगर आप सारे सुना दें। दुख दर्द बांट लूं, जो चाहे उससे मांग लूं, जो हाँ मांगूंगा जी। मिल भी जाएगा, कामिल यकीन होता था। हम्म। खुदा शायद से हाँ भी जी। करीब नहीं होता था। हम्म। बस इस तरह करके थे। और बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। पूरी सुननी है आपने तो मैं आपको पूरी सुना किस देता हूँ, लेकिन वो टाइम लगेगा। तो कोई बात नहीं, ओके। सुनाइए, क्योंकि लोग बेचारे मुझे कभी। एक मिनट है, मुझे कुछ ढूंढ लेने थे कहीं पर, क्योंकि जुबानी तो मुझे याद नहीं है। हाँ, मेरे पास लिखी हुई तो है कि आपको समझ नहीं आएगी। खताएं होती थी, गुनाह भी हो जाते थे, मगर एक तौबा के बाद गुनाह का एहसास नहीं होता था। उस नहीं पे हर रहता दम था। यकीन था। अब चूंकि आपकी लिखी हुई है ना, तो मुझसे तो जैसे तैसे मैंने तेज से लिखी है। देखिए ना कितनी चीजें मैंने लिख रखी। आपने तो एक भी नहीं लिख के रखी। अच्छा जी। क्योंकि मुझे नहीं पता था ये सब डिस्कस होना। जी। मुझे लगा मेडिकल डिस्कस हो रहा अच्छा जी, है। अच्छा अच्छा, चलिए इसको छोड़ें। वो मुझे अच्छा, मिल गई है, मैं आपको सुना देता हूँ। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, इरशाद। जब मैं छोटा सा बच्चा था, हम्म। अल्लाह मुझे अपना अपना लगता था। हाँ जब जी। मैं छोटा सा बच्चा था, अल्लाह मुझे अपना अपना लगता था। अपने सारे दुख दर्द बांट लूं, जो चाहे उससे मांग लूं, जो हम्म। मांगूंगा मिल भी जाएगा, कामिल हम्म। यकीन होता था। दुख हम्म। दर्द उसके पल्ले डालकर शब भर सुकून से सोता था, जब हम्म। मैं छोटा सा बच्चा होता था। खताएं होती थी, गुनाह भी हो जाते थे, पर एक तौबा के बाद गुनाह का एहसास नहीं रहता था। उसी पे हरदम यकीन रहता था। अल्लाह शारग से भी करीब कहीं रहता था। उम्र रवां के साथ मगर फासले बढ़ते गए, हम एक दूजे से दूर हटते गए। अब हाथ खाली लौट आते हैं, दामन फैलाऊं भी तो कुछ नहीं मिलता, दर्द सारे बताऊं भी तो कुछ नहीं मिलता। कदम बढ़ाऊं तो नया आबला बनता है, अपना वजूद भी खाली खाली सा लगता है। अब अपनी जान शोलों पे धर दी है, मैंने दुनिया से बगावत कर दी है। डरता हूँ हरफे रायगानी ना हो जाऊं, किसी रोज मैं अल्लाह से बागी ना हो जाऊं। बहुत अच्छी है, ऐसे। बहुत खूबसूरत है, ख्याल बहुत अच्छा है। लेकिन आखिरी लफ्ज पे ज़ाहिर है मुझे एतराज इस वजह से है, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है, इसमें अल्लाह से बगावत का कुछ मे बी अब आप शायद चेंज हो चुके हो। देखिए, बेसिकली मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि ना हो जाऊं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। नहीं नहीं, आप ऐसा ना तो होइएगा। देखें, आपके सामने इंशाल्लाह इतनी होपफुली एग्जाम्पल, कभी नहीं ऐसा आपके होगा। सामने आपके सामने इतनी एग्जाम्पल्स हैं हाँ कि जी। दुनिया में क्या कुछ लोगों के पास नहीं है।
लोग लोग बल्कि आप मुझसे ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है, आपको ज़्यादा पता है कि कितना दुःख, कितना दर्द, कितनी मसाइल, कितनी परेशानियाँ, कितनी बीमारियाँ, उसमें हम लोग देखिए, बहुत बेहतर है। पता है क्या, जिंदगी में ना ऐसे फेजेस आते हैं जब आपके पास जो भी चीजें मुयस्सर हैं, जो भी चीजें आप आज तक सच समझते रहे हैं, जिनके ऊपर आपको यकीन होता है, कहीं ना कहीं आपको आपका ये जो यकीन है ना वो लड़खड़ाने लगता है। तो आप वो जो डाउट है उसकी बेस पे आप उस सबको चेक करना चाहते हैं, तो चाहे वो खुदा हो, चाहे मजहब हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हुँ, सोचने समझने वाला शऊर वाला बंदा सारी उम्र इस तरह नहीं गुजार सकता कि उस पर शक न करे। मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूँ। तो देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ, किसी की ज़िंदगी में मल्टीपल टाइम्स भी आता है, जब इंसान जो उसके पास जो चीज़ें हैं, उन सब पे सवाल उठाता है। तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी दफ़ा ऐसा वक़्त आया है। तो ये सारी बातें शायद उस वक़्त की ही लिखी गई हैं, जब वो इंसान सोचता है कि क्या सच है, क्या झूठ है। हम अगर मुसलमान पैदा हुए हैं, तो क्या वाक़ई इस्लाम सच्चा ही है जो हम यहाँ पैदा हो गए? तो बड़ी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर गौर करना होता है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने बड़ा कुछ गौर किया और उसके बाद मुझे लगता है कि इस्लाम ही ठीक है, बाकी मज़ाहिब नहीं ठीक। तो बाकी तो खुदा ही बेहतर जानता है। सोचना सोचना अच्छी बात है। हज़रत इब्राहीम का अगर हम वाक़या देखते हैं तो वो वो अल्लाह को ढूँढने निकले थे और उन्होंने चाँद, सूरज, सितारों को देख कर क्या कहा कि ये मेरा अल्लाह होगा, नहीं ये नहीं, ये मेरा अल्लाह होगा, ये मेरा अल्लाह होगा। आखिर में उन्होंने जाना कि अल्लाह अल्लाह कौन है। तो ये तो एक अच्छा साइन है, सोचना चाहिए, लेकिन लेकिन वो इन द देखें, वो एंड जो साइन है, जब तक आप इन द एंड नहीं पहुंचते ना, तब तक तो वो बेयकीनी की कैफियत ही है। उस कैफियत के अंदर जरी बात है, डिफरेंट फेजेस आते हैं, जिनमें अगर आप लिखते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिनमें आप बात करते हैं तो कुछ भी कह सकते हैं। तो बड़ा एहतियात वाला देखिए फेज नवीद, होता है, उसमें बड़ा नहीं सोच नहीं, समझ के। यहाँ यहाँ नवीद मैं आपसे यहाँ से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी, इसलिए कि देखिए इंसान ऐसा है ना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब जब इंसान को मैं नहीं देता, जब उसको मैं उससे हाथ खींच ले, मतलब जब उसको नहीं मिलता, तो फिर तो वो मतलब रोता है, गिड़गिड़ाता है और मायूस हो जाता है। लेकिन जब उसको मैं अता करता हूँ तो वो भूल जाता है। तो इंसानी नेचर ये है कि जब उसको अल्लाह ताला अता कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको दे रहे हैं, तो ठीक है। अगर अल्लाह ताला उसे नहीं देते तो फिर वो कहता है कि हाँ अल्लाह तो है ही नहीं, मेरा तो खुद पता नहीं कहाँ है अल्लाह। तो जैसे आप कह रहे हैं ना, और ये तो ये देखिए, कहते ये हैं लोग इंसानी कि फितरत खुदा है ना। देख रहा है, तो सोचता हूँ कि क्या ये देख रहा है। देखें, ये तो तो इंसानी आपकी फितरत है ना। देखिए इंसानी फितरत तो है, लेकिन मेरी बात देखिए सुने, मेरी बात जो सुने, मैं आपका आपको जुमला बताता हूँ है ना। ना, देखिए आपकी एक मिनट में बात कर लूँ थोड़ी सी। जी जी, आपके करें जो करें जुमला, आप। आपकी शायरी में एक पॉइंट है ना, आप बिलीव करें कि हर इंसान जिंदगी में एक या दो बार या मेरे ख्याल में हफ्ते में 2-4 दफा ये जुमला जरूर बोलता है कि अल्लाह मैं भी तो हूँ तेरी तख्लीक, मुझे भी तो देख, मतलब मैं क्यों नजर नहीं आ रहा, क्या मैं नजर नहीं आ रहा, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। हालांकि हमें ये नहीं पता होता। देखिए अगर हमारी ये सोच हो जाए ना कि हमें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने पता नहीं मुझसे क्या क्या तकलीफें दूर करके रखी हुई ये यकीन जो होता है ना, ये हमें बहुत ज्यादा अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद और वो अता करता है। अगर देखिए, ये यकीन कुछ ना चीजें रहे। हैं जो समझनी चाहिए ना। उनमें से एक हाँ बात तो जी। ये है कि देखें, जो इंसानी फितरत है ना, इस फितरत का हिस्सा है कि हम जब कोई चीज़ मिलती है खुशी के मौके पे, जी। खुशी मनाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन जब भी कोई दुख आता है, तो हम दुख मिलने पे या तो उसकी तरफ जाते हैं जिससे बड़ी मोहब्बत हो या जिससे मोहब्बत मिलने का हमें एहसास हो ना, हम या तो उसकी तरफ जाते हैं या फिर उसके पास जाते हैं जो बड़ा पावरफुल हो। ठीक है, ये दुख का वो है, एक हमारी फितरत का हिस्सा है। तो दुख में हम्म। सबसे जो पावरफुल वो है वो तो अल्लाह ही है, हमें उसके पास ही जाना है। तो उसके साथ मोहब्बत भी है, उसके साथ सब कुछ वो ताल्लुक भी है, तो सब ने शिकवा करना ही करना है ना, ये तो हो नहीं सकता, वो ना करें शिकवा। उसके हम्म। अलावा जो बात है एक इंसान की, तो हमारी समझ बड़ी महदूद सी है। हम नहीं हाँ जी। जानते कि जो हमें ठीक लग रहा है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमारी इंसानी सोच, इंसानी समझ तो एक सिर्फ दायरे के अंदर है ना। अल्लाह ताला के लिए तो कोई हदूद नहीं है, वो तो बेहतर जानता है कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो बाज़ वक़्त हमारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ होता है, हमें लगता है कि शायद ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो हमारी समझ वहाँ तक सिर्फ सोच सकती है। उससे आगे तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही देखता है कि वही फैसला कर सकता है कि यही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए। वो बेहतर हाँ फैसला जी। करने वाला है, तो उसके फैसले पे इत्वार करना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है ना, हमें ट्रस्ट उसी पे करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर बात है, इंसानी फितरत का हिस्सा है, फितरत भी उसी ने बनाई है, और इसी फितरत की वजह से हम सवाल भी उठाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, तो बड़ी चीज़ें गेन भी करते हैं। तो ये फितरत उसी की देन है, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए।
दोस्त क्या समझते हैं लाइफ में? जो भी आपके साथ है, जिसके साथ आप वक्त गुजरता है, जिसके साथ आपका ताल्लुक बनता है, खूनी नहीं, रिश्ते मेरा के अलावा मतलब है जो भी दोस्त आपके आपके पास नजदीक क्या आता है वो। हैसियत रखते हैं? नहीं नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। मैं देखिए, आपसे सवाल पूछ हर रही हूँ कोई कि एक आप। हैसियत तो रख ही नहीं सकता ना। हम्म, अब अगर मैं कहूँ कि एक बंदा जिसके साथ मेरे 2 दिन गुजरे हैं, कोई ज्यादा गपशप भी नहीं हुई, उसके साथ मेरी दोस्ती है, तो उसके साथ भी वैसा ताल्लुक नहीं जिसके साथ मैं बरसों से बैठा दिन रात कटे गुजार रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं दोस्ती के, और आप कितना इन्वॉल्व हैं, तो उस हिसाब से वो होता है कि आप उसके लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं या वो ये आपके लिए बात तो कितना मुझे, सेक्रीफाइस मैं कर सकते आपकी इस बात से इत्तेफाक सॉरी नहीं करती। आपने कहा 2 दिन किसी से मुलाकात हुई तो आप उसको दोस्ती के लेवल पे नहीं ले जा सकते। अगर एक इंसान हैं। से नहीं, आपकी मैंने आपको सालहा साल नहीं से नहीं दोस्ती है, मैं आपको 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 वही बता रहा हूँ। आपको एक्चुअली मैं टाइम पीरियड में नहीं उसको ला रहा था, मैं इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा था कि अगर 2 दिन में किससे हल्का फुल्का मिले हैं, आप इन्वॉल्व नहीं हुए इस रिलेशन में उस तरह, तो फिर तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना। और दूसरी तरफ अगर किसी के साथ आप बहुत अरसे से प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा वो उसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट है, रहन सहन है, उठना बैठना है, सब कुछ है, तो जब वक्त साथ गुजरता है तो वो तो ऑटोमेटिकली एक ताल्लुक बन ही जाता है ना। वो तो लाजमी बात है, वक्त की अपनी अहमियत है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। बाकी इन्वॉल्व हम्म, होने वाली बात है कि आप कितने कम वक्त में किसी के साथ कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे, या फिर उस बंदे पे, या फिर आपके बीच में जो भी वो रिलेशनशिप है उस पे। सही। अच्छा, अब सवाल थोड़े से हम देख लेते हैं। जी जी। एक अनवर चौधरी साहब कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हर जगह साजिश ढूंढते हैं और ढूंढने में माहिर हैं, और आजकल डॉक्टर्स के साथ भी यही किया जा रहा है। तमाम ये वक्त अपने डॉक्टर्स को प्रमोट करने और उन्हें मजीद अप्रिशिएट करने का है। सलाम डॉक्टर साहब। बहुत और शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बात की। सफ़ीर अहमद हमारे साथ हैं। अच्छा, ये है यहाँ पर बशारत वारसी साहब कह रहे हैं, नवीद भाई ये भी फरमाएं कि कोरोना से एक बार शफा या पहुंचाने वाले बंदे के लिए दोबारा भी उतना ही खतरा रहता है, या वो दोबारा इन्फेक्टेड होने के बाद नहीं, आसानी से रिकवर हो जाता उतना नहीं रहता। बेसिकली होता ही है कि जब आप किसी एक उससे अफेक्ट होते हैं वायरस से या किसी भी उससे, तो उसके खिलाफ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है ना, जो उस वायरस के खिलाफ काम करती हैं। लेकिन अगर वो वायरस किसी वक्त एक नए स्ट्रेन में, या फिर आप आसान अल्फाज में इस तरह समझ लें कि वो मॉडिफाई होके अगर नई सूरत में आए तो वो आप पे अटैक कर सकता है। लेकिन अगर वो उसी सूरत में आता है और बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं आ जाता, तो वो आप पे नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कोरोना से एक दफ़ा अफेक्ट हो रहे हैं, उनके बहुत कम चांसेस हैं कि दोबारा उससे अफेक्ट होंगे। लेकिन चांसेस हैं, और वो चांसेस डिपेंड करते हैं कंडीशन पे और कितना एक्सपोजर है इन सब चीज़ों पे। लेकिन कम है। चांसेस अच्छा। हैं, मतलब काफ़ी इम्कानात ये होते हैं कि दोबारा मसला नहीं बने। जी, बहुत से मैसेजेस हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ती जाती हूँ। यहाँ पर जी जी। दरवेश कलंदर साहब कह रहे हैं कि जियो सर नवीद साहब, और अवैस अहमद कह रहे हैं वाह बहुत डॉक्टर साहब शुक्रिया। कमाल कमाल। और हाँ, यहाँ पर हैं मोहसिन साहब हैं जो कह रहे हैं सलामत रहें। नदीम शहजाद साहब हैं, कह रहे हैं कि बहुत आला। दरवेश कलंदर कह रहे हैं कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है बुलबुला। मोहम्मद अब्दुल्ला तारड़, बेशक ऐसे ही। आप जी। कंपनी से आपका, क्या ये सच है कि बहुत से डॉक्टर फार्मेस्ट के साथ मिले होते हैं या किसी मखसूस ब्रांड की मेडिसिन लिख के देते हैं जिसमें उनका अपना कमीशन भी होता है? ये ना कहिए। काफ़ी एक लंबी बात है, इसको थोड़ा मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जी। मैंने मियाँ अस्पताल में काम किया तो मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। अगर आप मियाँ अस्पताल में जाएँ ना, तो आपको वहाँ पर इमारत के अंदर आधी से ज़्यादा चीज़ें जो पड़ी नज़र आएँगी, उनमें ऑक्सीजन हाँ सिलेंडर हो जाएँ, उनमें चाहे बेड हो जाएँ, उनमें चाहे वो जो वार्ड के अंदर रेनोवेशन होती है वो सब हो, उसमें ये फार्मा जो स्यूटिकल कंपनीज़ हैं ना, वो इन्वॉल्व होती हैं। हाँ वो जी। आपको फंड देती है, ठीक है? और आप उन फंड की बेस पे वार्ड चला रहे होते हैं। अगर वो फंड ना दिए जाएँ तो आप वो वार्ड नहीं चला पाएँगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से आपको बड़े लिमिटेड से फंड दिए जा रहे होते हैं। हाँ जी। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखें, आपको इस बात का ज़्यादा अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा, वहाँ चीज़ों के ऊपर आपको स्टैम्प्स लगी नज़र आ जाएँगी। तो बेसिकली बहुत सारे वार्ड्स में ये होता है कि उनके साथ मुआहदा होता है कि आप जी मतलब कि एक दवाई जो हमने देनी है, पहले उसको चेक किया जाता है, जो दवाई अच्छी है उस कंपनी के साथ भी ये किया जा सकता है कि हम आपकी कंपनी की दवाई लिख देते हैं, लेकिन आप बदले में आप वार्ड के ये काम कर देंगे। ठीक है? हाँ मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है वो यही होता है। लेकिन देखें, जिस तरह पहले बात की, डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उनके अंदर करप्ट भी मौजूद है, उनके अंदर हर तरह के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो बाकायदा फार्मेसी की और कंपनीज़ के साथ बाकायदा मुआहदे करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उसकी बेस पे उनकी वो दवाइयाँ भी लिख के देते हैं। लेकिन जी। मोस्टली वो
मोस्टली यही होता है कि जब भी कोई दवाई लिख के दी जाती है पहले उसे चेक किया जाता है क्या वो इस काबिल है कि लिख के दी जाए या ना लिख के दी जाए, और उस बेस पे ही फैसला किया जाता है। कोई ऐसी दवाई मेरा नहीं ख्याल कोई लिख के देता होगा जिसका कोई नुकसान होता हो या जो ना फायदेमंद हो ना। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब ये वाली चीज जो इन्होंने सवाल पूछा है ये तो वैसे मैंने भी अक्सर देखा है। कभी ऐसा होता है हम क्लिनिक किसी पे गए होते हैं तो कंपनी वाले आते हैं और वो अपनी जो है वो मेडिसिन भी दे रहे होते हैं और डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि इसको एडवर्टाइज करें। तो ये है पर प्राइवेट क्लिनिक्स पे ज्यादा होता है लेकिन लेकिन। पता है क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। एक जी हम मेडिसिन की बात करते हैं, जिस तरह पैरासिटामोल है, ठीक है, एक हाँ मेडिसिन है। अब वो जी मार्केट में बहुत सारे नामों के साथ मौजूद है। जब हम किताब में पढ़ते हैं, जब हम मतलब कि उसके वो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, तो हमने सिर्फ पैरासीटामोल के नाम से उसे पढ़ना है। ये उसका हाँ जी जेनरिक नेम होता है किसी भी मेडिकेशन का। एक दूसरा जी नाम होता है जिससे वो बेची जाती है, वो उसका ट्रेड नेम होता है। वो ट्रेड नेम कंपनीज ने रखा होता है। अब हाँ जिस तरह जी ये जो पैरासिटामोल है, ये पेनाडोल के नाम से बिक रही है, ये कालपोल के नाम से बिक रही है, ये फेब्रोल के नाम से बिक रही है, काफी सारे नामों से बिक रही है ना। ये जितने नाम है ये कंपनीज ने दिए होते हैं। वो कंपनीज के नुमाइंदे आते हैं, वो आके हमें अपने ब्रोशर्स देते हैं कि ये हमने जी ये मेडिकेशन इस नाम से बेचना शुरू की हुई है, तो ये आप ना मतलब कि आप हमारी वाली मेडिसिन लिखा करें। फर्स्ट में जैसे हम पैरासिटामोल की बात कर रहे हैं, वो आके एक कहता है कि जी हमारी पेनाडोल के नाम से ये दवाई बिक रही है तो आप पेनाडोल लिखें। दूसरा आता है वो कहता है कालपोल के नाम से बिक रही है तो आप कालपोल लिखें। तो सारे हमें ब्रोशर हाँ दे के जाते हैं, जो आप किसी भी प्राइवेट उसमें जाएं या गवर्नमेंट में पड़े होते हैं, वो ब्रोशर्स पड़े होते हैं ना। अब उसमें ये है कि अगर आपको डॉक्टर्स को यकीन हो कि ये एक ही दवाई है और ये वाली सस्ती है या ये वाली बेहतर है, तो वो वाली लिख देते हैं। लेकिन उसके बदले में वो जो कंपनीज है वो उनको गिफ्ट देती हैं, इस तरह की चीजें देती हैं, कहीं क्लॉक लगा दिया, किसी वार्ड में पंखे लगवा दिए। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें वाटर कूलर से लेकर पंखे से लेकर जो सिलेंडर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इन कंपनीज ने ही जी प्रोवाइड की हैं। अगर वो ना प्रोवाइड करें तो वहां पर गुजारा ही नहीं हो सकता वार्ड्स में ना, वो चलते नहीं है, हिसाब किताब वो सही सही नहीं होता। समझ ठीक है अच्छा ये ना लोगों के असल में काफी सवालात लंबा थे। टॉपिक है, इस पे एक बड़ी लंबी डिस्कशन वो हो सकती है, जी लेकिन इंशाल्लाह अभी आपको इतना फिर टाइम हम नहीं है तो दोबारा तहमत देंगे इंशाल्लाह। इस टॉपिक के लिए। नहीं बहुत से टॉपिक्स के लिए देंगे क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक जब मैंने आपकी वो लगाया ना वॉल पे तो इनबॉक्स में मुझे कुछ लोगों ने आके तो तीन चीजें पूछी कि डॉक्टर साहब से ये भी पूछिएगा। तो मैंने कहा कि ये जो है ना टॉपिक पे अभी नहीं आता। मतलब लाइक कुछ जोड़ों के दर्द वगैरह थे, इस तरह की और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। कुछ खवातीन ने भी कहा तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं अलग सेशन रखूंगी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे हफ्ते में एक बार अगर हो सके तो हम कर लिया हाँ करेंगे। लेकिन एक बात हम कर लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा वक्त दें। जी जी अभी रिसेंटली एक नई मेडिकेशन है डेक्सामेथासोन, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो उसको को थोड़ा सा ना, जो भी लोग देख रहे हैं जो सुन रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि डेक्सामेथासोन एक स्टीराइड है, ठीक है। अब वो अच्छा स्टीराइड आपकी बॉडी पे यकीनन एक बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है, आपको वक्ती तौर पे बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन एक तो कोरोना वायरस के जितने भी मरीज हैं उन सब में ये फायदेमंद नहीं होता, ठीक है। और ये कोरोना वायरस का इलाज कतई नहीं है। इसने सिर्फ उसका जो उसके साथ जो वो क्रिटिकल पेशेंट हैं जो बहुत मतलब कि लेट स्टेज पे गए हुए हैं, उनमें से कुछ पेशेंट्स को ये क्योर कर सकता है, उनमें से कुछ पेशेंट्स को बेहतर करता है। लेकिन ये किसी आम पेशेंट को किसी सूरत ना दें, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वो इंसान की जान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। डेथ भी हो सकती है इसके साइड इफेक्ट्स में, वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो इसलिए किसी सूरत में अच्छा डेक्सामेथासोन बिला वजह डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल मत करें। अगर किसी कोरोना के पेशेंट को ये देना भी होगा तो उसको दिया जाएगा जो बिल्कुल एंड स्टेज पे जा रहा है, जिसका पता हो कि बड़ा क्रिटिकल हो रहा है। कोरोना के मेरे ख्याल में 80% के करीब केसेस ऐसे हैं जो क्रिटिकल होते ही नहीं है, जिनमें कोई मसला नहीं बनता ना। तो बाकी जो है उनको भी देना है, तो डॉक्टर से मशवरे के बाद डेक्सामेथासोन दिया जाए। तो किसी सूरत ये ना कीजिएगा कि कोई भी अगर कोरोना का पेशेंट आपके पास आता है या आपको कोई अजीज अल्लाह ना करे वो इसमें वायरस का शिकार होता है तो आप उसे डेक्सामेथासोन देना स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा यहाँ पे एक साहब ने सवाल पूछा है नाम है इनका अली असद। क्या बगैर जी जी। डॉक्टर के मेडिसिन ली जा सकती है एंटीबायोटिक्स? ये सर अभी डॉक्टर साहब अभी बता रही हैं यही बात आपने सुन ली होगी कि बगैर मशवरे के मत ले। देखिए और एंटीबायोटिक्स के बारे में सर बताइए। देखें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि वो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले ना जिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसी के बारे में अपनी फेसबुक की वॉल पे मैंने लिख के पोस्ट भी किया था, जी इसीलिए कि एंटीबायोटिक जी कभी भी किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें।
और अगर फिर भी आप एंटीबायोटिक मतलब किसी डॉक्टर के मशवरे से लेते हैं तो जितने दिन उसने आपको प्रिस्क्राइब की है आप उतने दिन लाजमी करें, उसका कोर्स पूरा मुकम्मल करें। अगर आप नहीं करते तो आप इस बात को आसानी से इन अल्फाज में समझ लें कि जिस तरह कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उसको दोबारा उस वायरस को हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती। इसी तरह जब जी। हम कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको खत्म करती है, लेकिन जो बैक्टीरियाज बच जाते हैं वो उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन पे वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती। अगर आप कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरियाज बच जाएंगे वो नेक्स्ट टाइम उस एंटीबायोटिक से खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कोर्स पूरा करते हैं वो सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो उनमें रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगी और नेक्स्ट टाइम मतलब कि आपके लिए फायदेमंद वो होगी चीज। नहीं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब एक साहब ने कहा है, नाम पढ़ देती क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम भी पढ़ना था आपको। नाम जी छोड़ जी। के पढ़ते दोबारा से। नाम है जनाब मुश्किल जी नाम है इसका। क्या? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं, मैंने पहले पढ़ा। हाँ, मुजाहिद अलवी साहब, शुक्र है नाम पढ़े, ठीक है ये ठीक तो है, जी मुझे जी पता। सर। ये हमारे काफी, इनसे मैं फिश मंगाती रहती ना। देखिए मैंने आपकी फिश की चोरी अच्छा कर अच्छा दिया। गर्मियों सर्दियों में, सॉरी। तो मुजाहिद अली साहब कह रहे हैं कि जरा ठीक ये भी है। बता दें लोगों को कि सना मक्की वगैरह और देसी टोटके जो कर रहे हैं ये मत करें, नहीं तो इनके जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ जी। देखिए सना मक्की या इस तरह के और जितने भी देसी टोटके हैं बेसिकली मेडिकली तो वो कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते, लेकिन आप इस बात को देखें कि आप कुछ भी खा पी रहे हैं तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर एक इफेक्ट है। तो कोई भी चीज़ अब जब एक्सेसिवली की जाएगी तो आपके लिए नुकसानदेह ही है। उसी तरह जो सना मक्की है अगर वो आपकी मोटिलिटी को ज़्यादा कर देती है आपकी, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज़्यादा सना मक्की का यूज़ करते हैं उनको मोशंस लग जाते हैं, उन मोशंस की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। अल्लाह ना करे कोरोना से अगर 100 में से 2-3 फौत हो रहे हैं तो डिहाइड्रेशन अगर सीवियर किस्म की हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा लोग अल्लाह ना करे फौत हो सकते हैं। तो इस तरह के देसी टोटकों को बगैर किसी वो इल्म के इस तरह बेदरीग इस्तेमाल ना करें, वो कोरोना हाँ जी, वायरस से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल। बहुत से जो है इस तरह के टोटके लोगों ने शुरू किए और जिसके नतीजे में लोगों ने सना जी, जी। मक्की की हर कीमत तरह के बहुत शुरू किए हैं, बहुत। खरबूजा खाने से लेकर पता नहीं क्या-क्या वो आए हैं एड्स के ये कर लें तो केले, कोरोना नहीं सबसे होगा। पहले केलों कोरोना पर एक अटैक वायरस हुआ है था, उसका केले क्या महंगे फ़र्क? हो गए थे। सबसे पहले किस चीज़ केलों पे? पर अटैक, हाँ केले जी, महंगे हर हो गए चीज़ थे पे उसके वो बाद। जो कोई जो चीज़ बस, बेचता होगा वो कहता होगा मेरी चीज़ से ठीक हो जाता है ये खरीद लो। हाँ, क्योंकि हकीम ने कहा मैं पीछे ना रह जाऊँ, मुझे भी तो कुछ हाँ, फ़ायदा तो हो। बस क्योंकि देखिए अब बस जब वो वायरस हिकमत तो आए वाले थे ना। असल असल लोग कम हैं ना, मतलब कि जो सही जेन्युइन लोग हैं जो अपने कारोबार से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, वो कम लोग हैं हमारी सोसाइटी में। हुँ। तो इसलिए ज़्यादा मसाइल पैदा होते अच्छा वो फरमा रहे हैं अली असद साहब के सना मक्की तो मैंने एक्सपीरियंस की है, बड़ी ज़बरदस्त है। हैं। तो ज़बरदस्त है, मैंने कब इनकार किया है? लेकिन मैंने पहले अच्छा, बात की है कि एक्सेसिवली कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, तो वो नुकसानदेह ही होगी, चाहे सना मक्की हफ़्ते में है, 1 चाहे बार कोई पीजिए। भी चीज़ है, चाहे अब वो मुझे नहीं पता क्योंकि वो देसी चीज़ है, उसके बारे में मैं हाँ, मतलब कि कोई बहुत आपको ज़्यादा पता इल्म नहीं रखता कि उसके अंदर क्या-क्या है, वो बॉडी पे क्या-क्या इफ़ेक्ट लाएगी, मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता उसके बारे में। वो देसी चीज़ है ना, मतलब देसी टोटका है। हम अच्छा, मेडिकल में वो उसके बारे मेरे में तो नहीं ज़हन में एक हमने पढ़ा सवाल हुआ। था। मेरे एक जी, ज़हन में जी। एक सवाल था, मैं उस वक़्त सोच रही थी कि मैंने सवाल करना था, वो कहाँ चला गया? हाँ, वो ये सवाल जब आप स्टेरॉइड्स का बता रहे थे ना एक मेडिसिन का अभी थोड़ी देर पहले, जी, तो मैं जी। आपने कहा था कि दवाई बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं कोई आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की, मुझे बहुत शदीद किस्म की ना खाँसी शुरू हुई थी और बहुत बुरी जी, जी। खाँसी थी, वो नहीं हो रही थी। तो शिफा इंटरनेशनल के किसी नहीं, पता नहीं किसी प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या मेडिसिन है, लेकिन उस मेडिसिन को खाने के बाद मेरा कदम ज़मीन पे नहीं पड़ता था। यानी मुझे नहीं पता स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और क्या इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए मेरा मेरा पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ता था, मुझे इतनी वीकनेस हो गई थी और मैं बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। फिर हम इसमें शिफा गई और शिफा वाले ने कहा कि ये स्टेरॉइड्स हैं, और मैंने कहा कि ये तो बड़े डेंजरस होते हैं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं-नहीं, कुछ अच्छे वाले भी होते हैं। लेकिन वो जो भी होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरी तो बड़ी बुरी हालत। बेसिकली कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर स्टेरॉइड्स दिए भी जाते हैं तो कंडीशन देख के दिए जाते हैं और उसके बाद जो स्टेरॉइड्स हैं वो एकदम कभी नहीं छोड़े जाते। आपने देखा होगा जो जिम वगैरह जाते हैं वो उनको भी स्टेरॉइड ये कुछ लोग खिला देते हैं तो उससे उनकी बॉडी तो थोड़ी तौर पे डेवलप हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो एकदम स्टेरॉइड छोड़ते हैं तो वो उनके लिए बाज़ लोगों की उनकी डेथ भी हुई है इसी वजह से ना, मतलब कि जो जिम वगैरह करते हैं उन लोगों को पता होगा इस बात का, तो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह होती है।
तो उसमें सिंपली करना ये होता है कि अगर किसी वजह से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है स्टीरॉइड, तो उसे पता होना चाहिए कि मतलब उसे पता ही होगा कि ना कि वो क्यों दे रहा है, और फिर उसको कितने अरसे के लिए देना है, कितना कितना देना है, और उसको फिर छोड़ना कैसे, आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम उसको नहीं छोड़ सकते ना। तो इन बातों का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर की मर्जी के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, जो लोग पैरासिटामोल भी नहीं खा सकते एक से ज्यादा, उनके लिए क्या कहेंगे? देखें, क्यों नहीं खा एक सकते, तो बड़ी पहले खा तो ये सकते पता हैं। होना चाहिए ना। देखिए, हाँ। कोई भी मेडिसिन है तो उसकी जाके आपके लिवर में उसकी तोड़ फोड़ होनी है, तो गरी बात है, कुछ भी अगर आप खाएंगे मेडिसिन वगैरह तो आपके लिवर पे उसका असर होगा। लेकिन पैरासीटामोल एक थोड़ी सी सेफ मेडिसिन है इस वाले से कि अगर सर दर्द वगैरह है, ये सब कुछ है, तो काफ़ी सेफ मेडिसिन है, उसके साइड इफेक्ट कम है। तो वो बाकी मेडिसिन की निस्बत वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, तो आप वो ले लें। और वो भी अगर कोई जवान बंदा है तो उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड डोज है वो पैरासिटामोल की 2 गोलियाँ ना, 500 mg वाली 2 गोलियाँ वो खाए तो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बुखार हो या कुछ भी हो। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की। मेरे 2 सवाल तो रह ही गए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये 2 जी, जी। सवाल फिर किसी प्रोग्राम में कर लूँ या आज ही कर डालूँ। जैसे क्या मर्ज़ी कहते हैं आपकी, कोई आप? मसला नहीं, जैसे मेरे आप ख्याल में कंफर्टेबल हो। प्रोग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि ठीक, इस वक्त ठीक। मेरे मोबाइल की बैटरी 24% रहेगी। 24% पे कितना प्रोग्राम चल जाएगा? अगर चलाना है तो चलाते रहें जब तक चल जाएगा, जब बंद हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, चलें फिर, अगर ऐसी बात है तो हम आपसे वो सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन उससे पहले जी, जी, पूछिए। हमारे प्रोग्राम का एक पैटर्न है। जैसे हमारे प्रोग्राम का पैटर्न था रैपिड फायर का, एक पैटर्न है वो आप अदा कर दीजिए, ताकि जो है आपका फर्ज जो नमाज है वो आपकी अदा हो जाए, और उसके बाद हम नफली जो इबादत वो करते रहेंगे। जी, जी, तो आप बट बताएँ इफ दैट्स पॉसिबल फॉर मी। जी, अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं कर दूँगा, क्यों नहीं ज़रूर। ओहो पॉसिबल है, ये मेरे प्रोग्राम का पैटर्न है। अगर आपने मेरे पिछला प्रोग्राम सुना हो तो मैंने हम नहीं सुना है। अपने प्रोग्राम आई में, एम सॉरी पहले फॉर दैट। प्रोग्राम में जब हमारे कोई भी मेहमान आएंगे तो उससे ऑटोग्राफ लेंगे, जो कि हमारे पास महफूज रहेगा। तो आप हिजाब के लिए ऑटोग्राफ दे दें, ताकि ये एक यादगार हो आपके पहले प्रोग्राम की, हमारे प्रोग्राम के लिए। और फिर हम अगला सवाल पूछेंगे। ऑटोग्राफ तो ये मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो ऑटोग्राफ दे, लेकिन 2-4 जुमले आप लिख सकते हैं। मैं लिखवा देता हूँ आपको। खुश रहें, सलामत रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह नहीं, आपको भी मैंने खुशियाँ हिजाब दे। के लिए दुआएं नहीं मांगी मैंने। नहीं, मैंने खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, ये ऑटोग्राफ। अच्छा, खुश रहें और खुशियां बांटें। ओके। जी, अच्छा, बिल्कुल। अब मैं सवाल की तरफ आ जाती हूँ। जी, जी, आ जाएँ। सवाल क्या? हाँ, सवाल ये था, जो हमारा रैपिड फायर में मिस हो गया था बेसिकली, जी, जी। वो था, और वो आपके एक शेर है, उसको ही पढ़ूंगी और फिर उसके बाद आपसे इस बारे में राय लूंगी अल्लाह मजीद। हैक करे। आपकी शायरी है, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो फर्ज शायरी भी करो दिल की भड़ास इश्क है। बस ख्वारी हो, फर्ज करो इश्क हाँ जी। बस ख्वारी हो, और ये ख्वारी हमें जान से भी प्यारी हो। भी मैंने खुद ही लगा दिया। फर्ज करो सच कहती दुनिया सारी हो, इश्क मोहब्बत फकत जहनी बीमारी हो। है? ये बेसिकली इब्ने इंशा की एक वो है, फ़र्ज़ करो के नाम से नज़म सी, तो ये उसी को आपने भी पढ़ के एक बोल दिन देते बैठे इसका। वैसे में लिखा था। हाँ, ये उसमें वैसे ही मैंने 2-4 अपनी तरफ से लाइनें बना के वो अपनी लिख दी थी। तो इसके हाँ, बारे में सवाल क्या आपने करना है ये बताइए? सवाल ये करना है, इश्क क्या है? जहनी बीमारी है? काइंड ऑफ। है? काइंड ऑफ, लेकिन ये तो बेसिकली आपको कोई साइकोलॉजिस्ट अच्छी तरह समझा पाएगा कि नहीं, ये किस तरह जहनी की बीमारी बीमारी है। है या खारी है? बीमारी है या खारी है? बीमारी की वजह से आने वाली ख्वारी है। और जान से भी प्यारी है। हाँ, क्योंकि ऐसी ही है ना, इसीलिए तो इंसान ख्वार होता है इसमें। अच्छा, सवाल भी कोई आया है, चेक कर लेते हैं क्या सवाल आया है। अः आप देखें ना, हम बात करते हैं शायरी की और लोग सवाल करते हैं बीमारी की, हम किधर जाएं। सवाल आप आया है जब कि नाम के साथ खून, डॉक्टर लिख के आपने टॉपिक रखा हुआ है, डॉक्टर मसीहा हैं एक ईसाई, तो सवाल तो डॉक्टर के मतलब क्या तो है। साथ मैंने ये भी लिखा था एक मुलाकात डॉक्टर के साथ, और हमने ये भी कहा कि डॉक्टर इंसान भी होते हैं। तो जब इंसान होते हैं तो इंसानों वाली गुफ्तगू भी करनी है ना उनसे, कि नहीं करनी है? हाँ, लेकिन सवाल अभी पूछा लोग है, पहले डॉक्टर वाले सवाल करना चाह रहे खून की कमी के लिए कोई दवाई बता दीजिए। हैं। खून की कमी। देखिए, खून कोई एक चीज़ नहीं है, खून के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
डिफरेंट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, सब कुछ होता है। तो बेसिकली पहले देखना होता है कि खून में कमी है तो किस चीज़ की है, कौन से सेल्स की है, इमरान किस सिकंदर चीज़ ने की सवाल कमी है। पूछा है। हाँ, सॉरी तो नाम। वो अपना या तो अपनी रिपोर्ट दिखाएँ, कोई आप बताएँ उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, तो उसके बाद फिर बताया जा सकता है उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि इसमें ये भी चीज आती है ना कि आपका जिगर खराब है, अगर तो आप कुछ भी खा लेंगे तो खून तो आपका नहीं बनेगा, है ना रुखसा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बेसिकली खून के जिगर अंदर खून जो नहीं सेल्स बनाता। होते हैं, ये तो बड़े वो डिफरेंट से कंसेप्ट हैं। जिगर खून नहीं बना रहा, आपके इस बोन के अंदर बोन मैरो होते हैं, जो सेल्स बनाते हैं, उन सेल्स से आपके वो खून का वो काम चलता है, ये जो खून हड्डियों में बनता है। बोन मैरो होता है जी, जी, बिल्कुल। वो बनाता है। जी, बिल्कुल, लेकिन ये है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, उसकी डिफरेंट लाइफ के फेजेज़ होते हैं, उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो खून बनाने में अपना-अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सा वो प्रोसीजर है, तो वो भी यहाँ डिस्कस करें तो अच्छा है, फिर एक सवाल मेरे वरना मुझे जहन में आ रहा लगेगा है, मेरा लेकिन ध्यान छूट जाए। एक सवाल जहन में आ रहा है, लेकिन मैं जब हम प्रोग्राम करेंगे जोड़ों के हवाले से तो ये सवाल फिर हम करेंगे जोड़ों के दर्द के हवाले से, जो जी, जी, बोन ज़रूर। आज प्रॉब्लम चल रही है उसके हवाले से प्रोग्राम करेंगे। तो लेकिन अभी मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि जब ये जो आप बता रहे हैं तो ये बहुत से लोगों में कम हो जाता है, बल्कि आजकल तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लोग बॉटल्स बहुत ज्यादा पीते हैं, हाँ, सोडा वगैरह जो भी होता है, 7 अप वगैरह, ये लोगों को नहीं पता। मुझे चूंकि इसलिए मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे थोड़ा सा इसलिए एहसास हो जाता है कि मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है फौरन, तो मैं नहीं पी सकती, और मुझे बड़े पहले ये चीज एहसास हो गई थी कि ये अच्छी चीज नहीं है ऐसे खुद से। लेकिन लोग बहुत ज्यादा पीते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि ये जो खत्म हो जाता है बोन इसमें से किसी भी वजह से, तो फिर खून तो नहीं नहीं, बनेगा। बोन मैरो खत्म नहीं होता, बोन मैरो नहीं खत्म हाँ। होता, बोन मैरो इस तरह वो नहीं है कि खत्म हो। और हर बोन के अंदर भी बोन मैरो नहीं होता, हालाँकि कुछ हाँ। बोन्स हैं जिनके अंदर होता है। और बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं जो उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़, सिर्फ पहले बात की एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक्स या जो कुछ भी है, अगर उसको एक्सेसिवली यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आपको स्टमक के इश्यूज़ बनना स्टार्ट हो जाएँगे ना, बाकी सारा कुछ तो बाद में आएगा। तो बोन मैरो तो बहुत दूर की बात है, वो बाद में आएँगे स्टेजेज़ बाद की। मजहबी हैं आप? मज़हबी मजहब हूँ मैं। बेजार है? मजहब जी, बेजार है? मज़हब बेज़ार नहीं, 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 मज़हब बेज़ार नहीं हूँ। मेरे अंदर उठते सवालों को दबाया जा रहा है, मुझे मजहब के नाम पे बहलाया जा रहा है। इतने सवाल, ये आपकी शायरी है ना? वैसे आप सवालों से चिढ़ते हैं। बेसिकली देखें देखिए, बहुत सारी वो हैं मज़हब में ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मज़हब का हिस्सा नहीं थी, जिनको हमने मज़हब का हिस्सा बना दिया हुआ है। तो और जब भी कोई सवाल करता है हमसे, तो हम उसे मज़हब के नाम पे बहला देते हैं, तो उसे चुप करवा देते हैं। तो उसके ऊपर शायद मैंने ये मतलब कि अल्फ़ाज़ मैंने लिखे थे कि जो भी सवाल उठते हैं उनको मज़हब की आड़ लेकर, मज़हब का पर्दा लेकर चुप करवा दिया जाए। उसके बारे में ये डिस्कशन। आपका सवाल जरा जवाब थोड़ा सा ऊंचा बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली देखें, मज़हब की आड़ लेकर बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्ली जवाब नहीं दिया जाता, सैटिस्फाई नहीं किया जाता हमारी यंग जनरेशन को, जिसकी वजह से वो मज़हब से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो इन इशार में असल में यही बात डिस्कस की जा रही थी कि आप जो मेरे ज़हन में सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब देकर मुझे सैटिस्फाई करने की बजाय मुझे मज़हब का नाम देकर मुझे बस बहलाया जा रहा है। जी जी, मैं सुन रही हूँ, मैं सवाल पढ़ रही, के बड़े अजीबो-गरीब सवाल आ रहे हैं। एक जी, जी। अच्छा, एक शुमाइला जाहिद हैं, वो कहती हैं सर, क्या आप मेरे घुटने का एक्सरे चेक कर लेंगे? भेज दें, मैं चेक कर लूँगा। अच्छा, ये अली असद साहब है, वो कह रहे हैं कि अगर 10 साल की एज तक के बच्चों के दांत ना टूटे तो क्या करना चाहिए? हाँ, मुक्का मार के ना तोड़े, जो उनका प्रॉपर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको चलने दें। कोई बात नहीं, बच्चों के दाँत टूटने का जब वक़्त आएगा वो टूट जाएँगे। और फिर भी अगर आपको कोई एब्नॉर्मल लग रहा हो बिहेवियर, तो आप उसका प्रॉपर चेकअप करवाएँ। चेकअप करवाने के बाद अंदाज़ा होगा अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी आ रही है तो क्यों आ रही है। लेकिन मुक्का मार के नहीं तोड़ना, बाकी खैर है। वैसे ये सवाल है, 10 साल की उम्र तक क्यों नहीं दांत टूट रहे? बहुत कैल्शियम खिला दिया इट इन्होंने। डिपेंड्स। अब वो तो वैसे सवाल चेक करके अंदाज़ा हो सकता है ना कि दाँत टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे, उन्हें पता नहीं चल रहा है या क्यों नहीं टूट रहे या क्या कंडीशन है। है ना?
ये तो ऐसे बड़ी अजीब सी वैसे ये सिचुएशन शायद है। मुझे किसी डेंटिस्ट एक से करना दांतों का चाहिए। डॉक्टर मेरे पास है, उनसे डेंटिस्ट रब्ता एक करके मैं बिल्कुल। आपको बताऊंगी। हाँ ठीक है, मुझे भी जरूर बताइए। नहीं नहीं, आपको नहीं, उन साहब को। अच्छा अच्छा, आपको मैं सही है, बता ठीक दूंगी। है, हाँ जी, वैसे बताइएगा। मैं सोच रही हूँ, मुझे हाँ, बता दांतों के दीजिए। डॉक्टर से पूछना चाहिए ना, लेकिन ये क्यों नहीं टूटते लेकिन दांत अभी तक। उनको ये बता दें, मुक्का मार के नहीं तोड़ना, बाकी है। हाँ, मुक्का मार के मत तोड़िएगा। मुक्का मार के नहीं तोड़ना आपने। और वैसे आपको मैं पता करा दूंगी डेंटल डॉक्टर से कि क्यों जो है वो दांत नहीं नहीं, टूटते। बेसिकली शायद कॉल पे तो वो भी नहीं बता सकेंगे। चेकअप करवाना पड़ेगा, चेक करने के बाद अंदाजा हो सकेगा कि दांत अगर नहीं टूट रहे तो क्यों नहीं टूट रहे, वजह क्या है ना। हाँ, तो सिर्फ फोन कॉल पे नहीं अंदाजा हो सकेगा इसका। बिल्कुल। अच्छा, ये इमरान सिकंदर साहब ने सिगरेट लिखा है, मुझे समझ नहीं सिगरेट क्यों लिखा है। आई डोंट नो क्या क्या क्यों लिखा है। वो कारी हनीफ डार ने पूछना चाह मैसेज, रहे थे कि सिगरेट पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। माय गॉड, बैटरी मेरी पावर, रेड रेड वो साइन आ गया मेरे पास। कारी हनीफ डार साहब ने मैसेज किया अच्छा, आपके लिए, पढ़ दूं। जी जी। कारी जी साहब जी, का पढ़ें, मैसेज है। जरूर पढ़ें। अच्छा जी, हद हो गई है डॉक्टर कारी साहब। कारी साहब का मैसेज आप वैसे पढ़ लीजिएगा। वैसे ही पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं यहाँ पढ़ रही, ठीक है। और कौन है अच्छा, अब देखें, अगर हम आपके लाइव सवाल में ले, वो है कुछ नहीं कह उसका, रहे, वही कह रहे हैं आप कई कि सब का वो ये मैसेज कह पढ़ रहे हैं, देना। कारी साहब कह रहे हैं कि यार लड़की शादी नहीं हुई और आप उसको बच्चा के कॉम्प्लिकेटेड मराहिल क्यों बता रहे हैं, तो डरा रहे हैं। अच्छा, जवाब देना है आपने। मतलब मैं समझा नहीं, मुझे दोबारा बताइए, मुझे आवाज शायद नहीं है सही तरह। वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड मराहिल क्यों बता रहे हैं आप उनको, जब उनकी शादी नहीं हुई हुई तो। कौन से कॉम्प्लिकेटेड मराहिल, मैंने समझा मुझे खुद किस पता नहीं चला, मुझे जर्नी खुद का। पता नहीं चला। हाँ, मुझे नहीं पता चला कि आपने कोई ऐसी बात बताई है। मुझे तो चैनल पता नहीं हमने चला कि शायद कोई आपने जूमानी बात। बात की है और हम लोग नहीं समझ पाए इसको शायद। हाँ, नहीं, मुझे भी पता नहीं चला कि कोई ऐसी बात आपने कही है, मैं तो गौर नहीं किया था। अच्छा, बहरहाल, अ, कोई कह रहा है कि प्लीज तो मोबाइल चार्जिंग पे लगाया, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, बंद ना करें। अच्छा जी, अब जाना तो है ही। हम दोबारा बुलाएंगे डॉक्टर साहब को, बेफिक्र हो जाइए, आप परेशान ना होइए। हाँ जी, हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये है यहाँ पर गुड इंशाल्लाह। जॉब हिजाबुल कह रहे हैं, शेख उस्मान कह रहे हैं टॉपिक बहुत अच्छा है और थॉटफुल है, थैंक यू सो मच। ये कौन है, खलील खलीलुल्लाह तुर्क। आजकल कोरोना के हवाले से देखा, मीठा सोन जो इशू चल रहे हैं, डेस्का टेक्सा टेक्सा। डेक्सामेथासोन, उसको हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। अगर हाँ, वो आप डिस्कस प्रोग्राम कर को लिया, थोड़ा सा आप पीछे करके देखें, सुनेंगे 15 प्रोग्राम 20 सुनेंगे मिनट तो हम आपको उसको पता चल जाएगा, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बंदे पूछ रहे हैं, शाहनवाज साहब पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब बच्चा दांत निकाल रहा है जिसकी वजह से वो कमजोर हो रहा है, रोता भी बहुत है, दर्द। ये डेंटल डॉक्टर नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आप बता दें, बच्चा दांत निकाल रहा है, रोता बहुत है, कमजोर हो गया है। देखें, कमजोरी का तो दांत निकालने से इस तरह ताल्लुक बनता है कि जब बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो उसको इरिटेशन होती है, तो वो सही तरह खा नहीं पाता, जो उसकी वो फूड इनटेक है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस वजह से उसको इशू होता होगा, जिसके उसको कमजोरी लग रहा होगा। बाकी मैं उस इरिटेशन की वजह से उस बेचारे ने रोना भी है, वो उसको उसके लिए तो एक तकलीफ का मरहला है ना। तो वो जब तक गुजरेगा नहीं, वो तंग होता रहेगा थोड़ा। वो तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, डॉक्टर साहब, वो यहाँ ठीक हो पे जाएगा मैं इनको एक इंशाल्लाह। दवाई बता दूं जो मेरी सिस्टर ने दी है अपने जी जी, आप बच्चों को, बताएं। और बड़ी कॉमन मेडिसिन है, जी आप बहुत से लोग बताएं। जानते हैं इस बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन है, मेरी दोनों बहनों ने बाहर के ममालिक में मंगवाई अपने बच्चों के लिए। इसमें 1 to 1 होम्योपैथिक की, बायोकेमिक की है, 1 to 1, बहुत ही अच्छी दवाई है। और जब आप इसे खिलाएंगे बच्चों को, पीस के उसको मुंह में डाल देंगे, तो आप खुद शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर पता है क्या होगा, बेसिकली बच्चे को उससे आराम मिल जाएगा, जो उसका वो जो भी कंडीशन है, लेकिन उसका हो सकता है कोई साइड इफेक्ट भी हो। मैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन को नहीं 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 नहीं, जानता, साइड लेकिन इफेक्ट आपको क्या नहीं है जरूरत है इसके। अपने बच्चे को वो पिला वजह देने की। नहीं नहीं नहीं, साइड इफेक्ट नहीं देखें, है इसके, बिल्कुल भी। आपको भी नहीं पता। चलें ठीक है, मैं तो जानता ही नहीं उसके बारे में, तो मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरा लेकिन जो मैं अपना जानती वो हूँ ना। मतलब कि वो मेरा इल्म है, उसके मुताबिक कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की। अगर बच्चा थोड़ा बहुत रो हाँ, रहा है तो उसको वो करें, अगर बुखार वगैरह हो रहा है तो उसके लिए पेनाडोल यूज़ कर सकते हैं, सिरप। वरना वो थोड़ा सा पीस के टाइम गुजरेगा और बच्चा ठीक हो जाएगा जब पीस उसके के दांत निकलेंगे। डॉक्टर साहब पीस के दे सकते हैं पेनाडोल। नहीं नहीं, पेनाडोल सिरप है, बच्चों में वो यूज़ किया जाता है। ओह हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ जी, ठीक ठीक।
सिरप की सूरत में होता है, ठीक है, अगर बुखार पैरास्टामोल वगैरह का। हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, वरना नहीं। अगर बुखार हो रहा है, ठीक है, सही है, सही हाँ है। जी। तो आखिर में डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही और बहुत मजा आया। बहुत अगर शुक्रिया आपका। हम लोग जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी और शुरू में बहुत ही अच्छी हमारा प्रोग्राम रहा, लेकिन अफसोस कि आप लोग सुनने से, कि आप लोग सुनेंगे, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और डॉक्टर साहब से हमने बहुत सी शायरी सुनी और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सी अपनी शायरी सुनाई और मेरी तवक्को से हट के कुछ मेरे सवालों के जवाब दे दिए, जो मुझे लग रहे थे शायद कि मुझे जवाब पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन सर ने बड़ा दिल गुर्दा निकाला, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नवीद ने, और जवाब दिए। सेशन बहुत अच्छा रहा, तो मुझे कमेंट्स तो पता चल रहा है, लेकिन लोग मुझे कह रहे हैं कि इसको 4T पे लगा दे, लेकिन बंद ना करें, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और ज़ाहिर है मेरे लिए भी एक ही पोजीशन में बैठे रहना मुश्किल है इतनी देर तक, और डॉक्टर साहब के लिए भी ज़ाहिर है। और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। डॉक्टर साहब से बहुत शुक्रिया आपका, आपको फिर जहमत देंगे, दोबारा तशरीफ लाइएगा। और हाँ जी, मेरी अच्छे मुझे लग रहा है कि टिप के हवाले से लोग जानना चाहते हैं, और चूंकि अभी फारिग भी हैं और बैठने से भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसमें स्टमक के मसाइल होते हैं, जोड़ों के मसाइल होते हैं, सर दर्द के मसाइल होते हैं, और डिप्रेशन और बहुत सी चीजें हैं। तो धीरे धीरे आपसे डिस्कस करते रहेंगे, हफ्ते में एक प्रोग्राम आपके साथ रख लेंगे किसी और मेहमान के अलावा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। जाते जाते तारिक अजीज साहब को छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे। सर आप कुछ कहेंगे, कोई शायरी कुछ तारिक अजीज साहब के हवाले से प्लीज उनकी तो कुछ बहुत सुनाएंगे। सारी हैं, और उनके तो शार वो पंजाबी नज़में हैं, बहुत मशहूर हैं। सन जी, एक जो है वो तकरीबन हर किसी ने सुनी होगी कि अज दी रात मैं कल्ला वां, कोई नहीं मेरे कोल, अच्छा, अज दी रात ते मेरे आ रब्बा, नेड़े होके बोल। वाह वाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके जबरदस्त, दर्जात बुलंद करे। बहुत आमीन। अजीम शख्सियत थी, और जो उनके जाने से खिलाफ पैदा हुए वो तो नहीं कब्र हो पाएगा। जाते जाते मैं भी एक उनकी एक पंजाबी जो कि मुझे बोलना नहीं आती है, लेकिन कोशिश करके मैं सुना देती हूँ। छोटियां छोटियां गल्लां उत्ते ਐਵੇਂ ना तू लड़िया कर, ਐਡੀਆਂ सोहणियां ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ना तू भरिया कर, ਜਿਹੜੇ कम नहीं तेरे चंदा तू वो कम ना करिया कर। तारिक अजीज साहब की पोइट्री आप लोग की नज़र की, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। और उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, और जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, अपनी दुआओं में मुझे डॉक्टर को जरूर याद रखिएगा। अगले किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह, फिर किसी दिन। टिल देन, अल्लाह हाफिज। ये बंद कहाँ से होगा?